आपने लिखा, तो सबके लिए जैसा आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप समझ लीजिए या ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम टॉपिक पर, और टॉपिक पर ही आते हैं। और टॉपिक की बात करूं तो आप सबको पता है कि टॉपिक हमारा चल रहा है प्रकाश, ठीक है। और इस प्रकाश की बात करूं या लाइट की बात करूं तो मैं कल घटनाएं बता रहा था, और मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने काफी घटनाएं बता दी थी, लेकिन किंतु मगर परंतु एक घटना और बाकी रह गई थी, वो ध्यान रख लेना, है ना। इंपॉर्टेंट भी है, काम की बात भी है उसके अंदर, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी जाता है और आप सबको पता भी होगा, ठीक है। और उसका नाम है इंद्रधनुष, ठीक है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट भी है भाई, है ना एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट का मतलब ये बिल्कुल भी कभी मत लगाना साइंस के अंदर, साइंस के अंदर या किसी के अंदर। ये तो मैं आपसे पहले ही बार बार कह चुका हूं कि कहीं ये मत सोचना कि ये एग्जाम में आएगा, ये नहीं कह रहा हूं। मेरी दृष्टि से तो अगर मुझे यही पता होता कौन सा आएगा तो मैं इतने देर पढ़ाता ही क्यों, 10 दिन में पूरा कंप्लीट ही कर देता। कहने का मतलब तो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट का मतलब यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बनने का तरीका यही है कि आपने प्रकाश पढ़ा है ना, पहली लाइन से क्वेश्चन आ सकता है प्रकाश की, और लास्ट लाइन का सा क्वेश्चन आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है। ये एग्जाम है ना। इंद्रधनुष, रेनबो। अगर रेनबो या इंद्रधनुष की बात करूं मेरे दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आराम से बात करता हूं इसके बारे में। जयपुर में तो आज मौसम भी बरसात का सा हो गया, रात में अगर मैं बात करूं बरसात भी हो गई थोड़ी बहुत, तो आप इंद्रधनुष के बारे में इसी के साथ समझ लो, कर लो क्या होता है। इंद्रधनुष के बारे में सबसे पहले मैं नॉर्मल जानकारी बनाता हूं। सबसे पहली बात, बरसात के दिनों में बनता है। कब बनता है? बरसात के दिनों में बनता है, या वर्षा होती है उस समय बनता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जब वातावरण में थोड़ी पानी की बूंदें हों, इस ऐसे मौसम में बनता है। दूसरी बात मैं बात करूं, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में बनता है हमेशा। 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है। कितने रंगों के? 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। धनुष की आकृति का होता है, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन अब एग्जाम पर आते हैं दोस्तों, एग्जाम में क्या पूछने वाला है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक की बात करूं तो एक होता है जिसको बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा? प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरे की बात करूं, दूसरा कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक। तो एक प्राइमरी रेनबो है और एक सेकेंडरी रेनबो है, और दूसरा है जिसको बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है मेरे दोस्तों, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करूं तो एग्जाम में क्या पूछने वाला है, एग्जाम में पूछेगा इसमें क्या होता है, तो आप बोलोगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर 2 बार तो अपवर्तन होता है। क्लियर? कितनी बार? 2 बार। और एक बार क्या होता है, तो एक बार होता है इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक क्या होता है? परावर्तन। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर रूप से आप याद रखोगे। मैंने कहा कि प्राइमरी इंद्रधनुष के अंदर या प्राइमरी रेनबो के अंदर क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 बार तो अपवर्तन होता है और एक बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपसे। और द्वितीय की बात करूं, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आप बोलोगे इसमें 2 बार तो अपवर्तन होता है। क्लियर? और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन। चलो, किसी को दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। तो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि क्या होता है किसमें तो प्राइमरी में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और सेकेंडरी में 2 बार अपवर्तन, 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सॉरी, 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आप पूछोगे सर ये कैसे क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो सुनो मैं ये कहूं, अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि ये कोई पानी की बूंद है, पानी की क्या है? बूंद। और इसकी बात करूं, ये सूर्य है। क्लियर है? हाँ, दिमाग मत लगाना कि बूंद बड़ी सूर्य छोटा। भाई मेरे हिसाब से भी कुछ चलेगा, मेरे हिसाब से सूर्य छोटा है, पानी की बूंद क्या है? बड़ी। चलो, क्योंकि मेरे पास इस टाइम में इस चीज का अधिकार है, तो मैं इसको सूर्य को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। इससे
प्रकाश की किरणें जब इस पर सूर्य पर डली, इस पानी की बूंद के, तो इसके अंदर प्रवेश करी, ठीक है, अंदर प्रवेश करी, तो मुझे बताओ इस जगह क्या हुआ? तो इस जगह हुआ अपवर्तन। अरे हुआ कि नहीं हुआ आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों। कैसे? देखो, ऊपर वाला माध्यम वायु है तो विरल है, और पानी की बूंद, पानी वाला अंदर वाला कैसा है? सघन है, तो विरल से सघन में गई तो अपवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। इसके बाद यहां टकराने के बाद दोबारा यहां पर आई, तो इस जगह यहां टकराई, वहां क्या हुआ? तो इस जगह हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक क्या हुआ? परावर्तन। टकराने के बाद जब निकलती है तब ये 7 रंगों में बढ़ती है, तो जहां निकल रही है इस जगह भी मुझे बताओ क्या होगा? अपवर्तन। क्यों होगा? क्योंकि अब सघन से किस में आ रही है? विरल में आ रही है। सघन से किस में? विरल में। अरे कुछ समझ में आया क्या भाई? हाँ भाई, बात को समझो। सबका गुड मॉर्निंग हो गया, सबका सब कुछ जो लिखना था सब लिख दिया। अब अपने टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है ना? कोई नहीं, कम कमेंट पर ध्यान। एक बार में मुझे आपकी भावना मिल गई, आपकी अगर मेरे लिए कुछ श्रद्धा होगी तो मैं अपने आप ही उसको समझ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन पढ़ने के बाद अब दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है मेरे दोस्त? काम की बात सुनो। मैंने ये कहा कि सूर्य के प्रकाश से जो किरणें गई, पानी की बूंद पर पड़ी, तो जब अंदर प्रवेश करी तो यहां अपवर्तन, क्योंकि विरल से सघन में आई। बात को समझो, क्योंकि वायु से जल में आई, यहां टकराने के बाद दोबारा इसी में आई, तो सघन से गई और सघन में वापस आ गई, तो यहां क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब बाहर निकली तब ऐसे 7 रंगों में बट गई, तो इस जगह भी क्या हुआ? अपवर्तन, क्योंकि इस जगह सघन से किस में आई? विरल में आई, ठीक है? लेकिन मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है, जब सेकेंडरी द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तब एक स्थिति बनती है, मैं आपको बता दूं। उस स्थिति में जब प्रकाश की किरणें, अगर मुझसे पूछा जाए इसमें आती हैं, तो देखो ये कोई प्रकाश की किरण आई, अंदर प्रवेश की, फिर यहां प्रवेश की, और फिर यहां की, और फिर बाहर निकलती है, एक तरह से ये समझ लो आप। तो कहने का मतलब इस जगह देखो, पहला अपवर्तन, यहां भी देखो, ये 2 जगह क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब बाहर निकली, जब 7 रंगों में बटी, तो यहां भी क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। इसलिए मैंने कहा मेरे दोस्तों कि यहां 2 बार अपवर्तन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, और 2 बार ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2। अब एग्जाम की बात सुनो, कोई आपसे ये पूछने वाला थोड़ी ऐसे डायग्राम वगैरह, तो आपको तो काम की बात समझ में आनी चाहिए। आपसे तो ये पूछेगा मेरे दोस्तों, वफरिंग नहीं हो रही है मेरे दोस्तों, मेरे हिसाब से सही चल रही क्लास, तो आपसे ये पूछने वाला है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आ जाओ मेरे दोस्तों काम की बात पर। आप कहोगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है? तो मेरी बात को क्लियर करके सुनो, तुमको कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको लिख दूं रंग का क्रम। आप सबको पता है कि इंद्रधनुष है, रेनबो में कितने रंग है? 7। कितने हैं? 7। लेकिन 7 रंगों में अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन सा है, इधर जगह चाहिए मुझे, देखो रंग का क्रम। मैंने कहा 7 रंगों में आपसे पूछे कि सबसे ऊपर कौन सा होगा और सबसे नीचे कौन सा होगा। बात एक ही ध्यान रख लेना, 7 रंग है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे, इनमें सबसे ऊपर कौन सा होगा और 7वें रंग का नीचे वाला कौन सा होगा। तो याद रख लेना, जो मैंने आपको क्रम वर्ण विक्षेपण में बताया, सब में बताया, वो ध्यान रखना कि सबसे ऊपर रंग होगा लाल और सबसे नीचे होगा वो होगा बैंगनी, वायलेट कलर। ऊपर रेड होगा और नीचे वायलेट होगा। सेम रंग होगा जो मैंने आपको विवग्योर वाला बताया था, वही तरीका रहेगा कि सबसे ऊपर लाल, ठीक है, और सबसे नीचे रंग का जो 7वां रंग है वो कौन सा होगा? बैंगनी होगा। कौन सा होगा? बैंगनी। इस तरीके का कोई इंद्रधनुष आपको दिखे 7 रंगों वाला और जिसमें सबसे ऊपर लाल हो सबसे नीचे बैंगनी हो, तो समझ लेना वो इंद्रधनुष होगा प्राथमिक। कैसा? प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूं, उसमें क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। वहां क्या होता है कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर रंग होता है बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। और सबसे नीचे रंग कौन सा होता है? तो आप बोलोगे लाल होता है। क्या होता है? लाल। क्लियर मेरे दोस्तों? कुछ बात समझ में आई आपको? बात को समझना, अब अपने आप पता चल जाएगा। अगर सबसे ऊपर रंग, ये 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें रंग का ऊपर, अगर सॉरी पहले रंग का ऊपर ही ऊपर है ये बैंगनी हो, नीचे नीचे का 7वें रंग का लाल हो, मतलब जो ऊपर का क्रम था ना, ये वाला क्रम ये उल्टा हो जाए, तब समझ लेना कि कौन सा इंद्रधनुष होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। अब देखो एक बात समझो, एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछने के लिए एग्जाम में पूछ ले कि द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? तो आप बोलोगे बैंगनी होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है? लाल। कभी कभी जल्दीबाजी में हम गलती कर जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और प्राथमिक में पूछे तो सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैंगनी होता है। क्लियर? एक और बात सुनो, अगर मैं ये कहूं कि सबसे ऊपर लाल होता है सबसे नीचे बैंगनी होता है, तो सबसे ऊपर नीचे बात करूं तो एक बात समझ लेना कि जो इनमें कौन होते हैं ना, क्या होते हैं कौन, में एक बात बताता हूं। जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष है, तो आपको मैंने आपको ध्यान हो तो वर्ण विक्षेपण नहीं बताया था, आपको ध्यान हो कैसे? मैंने 15वीं स्लाइड पहले ले लिया बस। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को सुनना, कि जो वर्ण विक्षेपण बताया था मैंने, ऐसे 7 रंगों में बटा था, ऐसे 7 रंगों में, तो यहां भी जब 7 रंग बनेंगे, इस तरीके से 7 रंग बनेंगे, तो उनमें कौन होगा? ऊपर का कौन कितने पर है, नीचे का कौन कितने पर है? तो यहां क्या होगा मैं आपको बता दूं, यहां 42 डिग्री और 40 डिग्री का अंतर हो प्राथमिक में। तो कौन का मतलब समझ रहे हो? तो ये बात ध्यान रखना। तो अब आ जाओ मेरे काम की बात पे दोबारा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि यहां जो बने हैं ना, इसके अंदर इंद्रधनुष के अंदर, यहां ये देखो, ये 42 डिग्री और ये कितने पर? 40 डिग्री पर। यहां बना है ये 53 डिग्री 53 और ये कितने डिग्री? 50 डिग्री, है ना? तो मुझे बताओ ये कौन, में आपको कुछ नहीं, एग्जाम में पूछ ले कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जो 7 रंग है उनमें कितने डिग्री का अंतर होगा? 42 40, तो कितने डिग्री का अंतर होगा? 2 डिग्री का अंतर होगा। क्लियर है? और अगर पूछे कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कितने डिग्री का अंतर होगा, तो आप बोलोगे 3 डिग्री का अंतर होगा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि 53 50 है, वो 42 40 है। तो ये बात हमेशा याद रख लेना
क्लियर है मेरी बात? तो ये बात आप बिल्कुल याद रूप से रख लेना कि 3 डिग्री या 2 डिग्री। एक बात और भी सुनो मेरी बात, कैसे बनते हैं एक बात अब समझो, हमेशा कभी भी अलग अलग नहीं बनते दोस्तों, ठीक है? उसका एक रीजन भी होता है कि एक ने पूछा कि सर ये ऊपर क्यों होता है, तो मैं आपको बताऊंगा अगर ऐसा हो जाता तो तुमको ये पता ही नहीं चलता। होता क्या है कि जो नॉर्मली जो आपको इंद्रधनुष बनता है वो एक ही बनता है, वो कौन सा बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सिंगल रूप से द्वितीयक इंद्रधनुष बना मिल जाए, नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको कैसे मिलेगा? कभी कभी आपको आसमान के अंदर 2 इंद्रधनुष दिखाई देंगे। कितने? 2, एक नहीं कितने? 2 दिखाई देंगे। और जो दूसरा इंद्रधनुष बनेगा वो पहले के ऊपर बनेगा। पहले के क्या बनेगा? ऊपर बनेगा दोस्तों। बात समझ लो, जो पहला था उसके ऊपर कौन सा बन जाए, अगर मैं बात करूं, सॉरी, जो पहला था उसके नीचे कौन सा बन जाएगा? वो द्वितीयक बन जाएगा, ठीक है? तो ये हमेशा याद रख लेना, कभी भी सिंगल रूप से द्वितीयक इंद्रधनुष नहीं बनेगा। और यहां आपको नॉर्मली जो इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है? प्राइमरी दिख रहा है, ठीक है? लेकिन कभी 2 इंद्रधनुष दिखाई मिल जाए तो समझ लेना वहां प्राइमरी और द्वितीयक दोनों इंद्रधनुष आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर नीचे। क्या दिखाई देते हैं? ऊपर और नीचे। और इसीलिए तो रंगों में अंतर आया, वरना सेम कलर एक जैसे हो जाते तो आपको पता नहीं चल पाता कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है? तो ये बन गया। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ध्यान रख लेना कि एक साथ कभी आपको एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब समझ लेना वो प्राइमरी है। ऐसा नहीं होगा कि एक इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, वहां बैंगनी ऊपर होगा लाल नहीं, वहां वही होगा लाल ऊपर बैंगनी होगा। कभी कभी अगर क्या होगा, इस प्राइमरी के बाद एक और सेकेंडरी बन जाएगा, उस स्थिति में ऐसा होगा कि बैंगनी ऊपर होगा और लाल, और 2 इंद्रधनुष आपको दिखाई देंगे, तब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी। क्लियर? और ये बात हमेशा याद रख लेना। थोड़ा सा इनके बारे में इतना आपको कम से कम जानकारी होती है, ज्यादा कभी आपसे पूछता नहीं है सब। हाँ, एक ने वगैरह से प्रैक्टिकली देख लिया, बिल्कुल देख लिया होगा, आपको पता भी होगा। एग्जाम में कोई ऐसे ज्यादा पूछता नहीं है, ध्यान रख लेना। ये काम की बातें एग्जाम में पूछ ली जाती है, और आप कितनी भी बहुत बार ये फीका बनता है, हल्का बनता है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है ना, आपसे कोई मतलब। काम की बातें यही होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देख लेना, इनके 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतर परावर्तन, द्वितीयक में ये देख लेना, और आपके क्रम देख लेना कि प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीयक में रंगों का क्रम होता है। ये डिग्री और जरूर देख लेना एग्जाम में। कोई नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा ना, अच्छा क्वेश्चन, वो ऐसा ही बनेगा। इनकी डिग्रियों में अंतर पूछ लिया जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष में कितने डिग्री का अंतर होता है द्वितीय डिग्री के कोणों में, और यहां कितना होता है? 3 डिग्री का अंतर होता है। क्लियर? आ जाओ मेरे दोस्त, अब मेरी बात को एक बहुत सोच समझ के पढ़ना और बात को, ठीक है? मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल इस टॉपिक आता है, इस टॉपिक के अंदर और नेत्र दोष आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको पता है ये ऐसा टॉपिक है जो बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन आप एनसीईआरटी के सिलेबस में हिसाब से देखोगे या इस टॉपिक को सिलेबस के हिसाब से देखोगे तो आपको फिजिक्स में ही काउंट होता है, क्योंकि हम प्रकाश के साथ, ये आपकी एनसीईआरटी नहीं, आप 11th 12th में भी अगर इस टॉपिक को पढ़ोगे तो ये टॉपिक बायोलॉजी में भी आता है, और फिजिक्स के प्रकाश वाले चैप्टर के साथ भी ये टॉपिक हमेशा टच रहता है, और जिसका नाम है नेत्र। इस नेत्र के बारे में बात करूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनमें बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं इसका, बात को सुनना। फिर मैं इसके बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। एक सेकंड रुकना दोस्तों। हाँ भाई, अगर नेत्र की बात करूं तो मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात, आपको पता है नेत्र एक गोलक के रूप में होता है, ठीक है? ये तो आपको नेत्र दिख रहा है। ये नेत्र का कितना भाग दिख रहा है भाई? तो आपको जो नेत्र का भाग दिखाई देता है वो केवल 1/5 भाग दिखाई देता है। कितना? 1/5 भाग दिखाई देता है नेत्र का आपको, जबकि शेष 4/5 भाग, मैं आपके लिए पूरी लाइन लिख रहा हूं, 4/5 भाग अंदर होता है। कहां होता है? अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था, या एसएससी या रेलवे किसी एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल ही में क्या साल 2 साल पहले जो एग्जाम लगी, अभी बीच में तो कोई एग्जाम ही नहीं लग रही थी। तो आपसे पूछा जाए कि नेत्र का कितना भाग दिखाई देता है, तो आप बोलोगे 1/5 भाग दिखाई देता है, और कितना भाग अंदर रहता है? तो शेष 4/5 भाग नेत्र का अंदर रहता है। कितना रहता है? अंदर। क्लियर? और नेत्र आपको पता है ये गड्ढे हैं, वैसे एक होती है हड्डी, ये जो आपकी दिख रही है ना आंख, ये देखो यहां आप देखोगे जहां ऊपर नीचे गोले बन रहे हैं, ये एक हड्डी होती है लेक्राइमल हड्डी। आपको ध्यान हो तो मैंने फेशियल बोन लिखाई थी, चेहरे की हड्डियां, उन चेहरे की हड्डियों में एक आती है लेक्राइमल बोन, जो संख्या में 2 होती है, एक इधर और एक ये देखो जो गोले बन रहे हैं सब लेक्राइमल बोन के। इस लेक्राइमल हड्डी के अंदर क्या होता है? नेत्र आपका दशा होता है। काम की बात, नेत्र की बात करूं, हाँ एक और बात समझो मेरे दोस्तों,
जितने भी बायोलॉजी में जितने भी आज तक मैंने आपको कभी डायग्राम बताए थे, उन डायग्राम में कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी डायग्राम को बना के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, अभी तक एसएससी रेलवे में नहीं हुआ, लेकिन किंतु मगर परंतु एक डायग्राम ऐसा है, पूरे इन डायग्रामों में मुझसे पूछा जाए नेत्र, इसका एग्जाम में छोटा सा, आप ये मत सोचना कि बड़ा डायग्राम कैसे देगा, क्वेश्चन दे देगा, सीटेट में दिया हुआ है, रीट में दिया हुआ है ऐसा करके। तो ऐसा कभी एसएससी और रेलवे में भी हो सकता है दोस्तों कि कोई छोटा सा डायग्राम बना के और आपसे कहे, ऐसे लिख देगा ए बी सी डी, ए बी और सी का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको इनके नाम क्लियर रूप से पता होने चाहिए कौन सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैंने कहा आपको जो नेत्र दिख रहा है, आगे वाला भाग दिख रहा है, कितने वाला, 1/5 भाग दिखाई देता है और शेष 4/5 भाग अंदर रहता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करूं तो आप इतनी याद रखोगे कि नेत्र कितनी परतों से मिलकर बना होता है। एग्जाम के लिए आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे नेत्र 3 परतों से मिलकर बना होता है। कैसी? सबसे ऊपर ये फर्स्ट परत, ये कौन सी होती है, तो इसको बोलते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा, क्लियर, स्क्लेरा। दूसरी होती है दूसरी परत, इसको बोलते हैं रक्ताभ पटल, क्लियर। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड लेयर, क्लियर। तीसरी इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, और इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना इसी को बोलते हैं रेटिना। सबने सुना होगा, ठीक है। अब ध्यान रख लो, कभी कभी ऐसे ही चक्कर पड़ जाता है। अभी हाल ही में साल भर पहले एक बार बिजली विभाग की एग्जाम लगी थी, विद्युत विभाग की, उसके अंदर क्या किया, उसने रेटिना नाम देकर हिंदी में दृष्टि पटल लग दिया था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल दिमाग को ब्लाइंड हो जाते हैं एग्जाम में, सोचते ही नहीं है कि अगर दृष्टि पटल नहीं भी पता था हिंदी नाम, तो उसका इंग्लिश देख लेते, तो क्या दिक्कत थी। लेकिन कुछ लोगों ने गलती की, तो रेटिना को क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम के साथ ही पढ़ते जाओ, यही याद हो जाएगा, यही याद करा दूंगा पूरा नेत्र जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, एसएससी में कैसे क्वेश्चन आए, रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी रेलवे में नेत्र में से पूछे जाते हैं। मैं यही आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, बस आप समझने की कोशिश करना। तो पहले आप इतना सा याद रखो कि नेत्र कितनी परतों से मिलकर बनाए, तो आप बोलोगे 3, पहली श्वेत, दूसरी रक्ताभ और तीसरी दृष्टि पटल, जिसको क्या बोलते हैं, रेटिना। ये जो श्वेत पटल है ना, क्या श्वेत पटल, इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ये देखो, ये श्वेत पटल है सबसे ऊपर ही ऊपर। मैंने वैसे भी सफेद रंग का बना दिया क्योंकि ये श्वेत पटल सफेद रंग का होता है। श्वेत पटल जानते हो कौन सा, ये आप आंख दिख रही है मेरी आंख, और इस आंख का, आपके आंख की बात करूं, उसके अंदर सफेद सफेद वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं श्वेत पटल, क्लियर, ये ध्यान रखना। और इस श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा जगह कर देता हूं, है ना, मैं इसको शॉर्ट में इधर लिख दूं क्या दोस्तों, 1/5 भाग, इसको इस पेन से नहीं लिखता हूं, एक सेकंड रुको, भाग दिखाई देता है और 4/5 भाग अंदर, है ना। अब मेरी बात को सुनो, इस श्वेत पटल की बात करूं तो मैंने कहा कि अगर पूछा जाए कि श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कि इसका जो उभरा हुआ भाग है, अब मैं और शेप दे दूं कि इसको ढंग से देना चाहूं, तो रुक जाओ एक बार। देखो, इस श्वेत पटल का अगर आपसे पूछा जाए, रुक जाओ यार थोड़ा सा और दे देता हूं, लो और दे दिया मैं ढंग से, है ना। तो मैंने ये कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत पटल का जो उभरा हुआ भाग है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप क्लियर रूप से याद रख लेगा, इस भाग को हम जो बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं कॉर्निया। अरे क्या बोलते हैं, कॉर्निया, क्लियर याद रखना। पहला क्वेश्चन कि श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, क्लियर। कॉर्निया क्या है, ये आपकी आंख में जो काला काला दिख रहा है ना, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉर्निया होता है, क्लियर। अब सुनो, इस कॉर्निया की बात करूं तो इस तरह की छड़े होती है, मैं कोई बना दूं आपको, एक सेकंड रुको, इस तरीके की, हाँ ये रंग ही ले लूं मैं, ठीक है, ये बना दिए। इनको क्या बोलते हैं, तो आपको क्लियर रूप से बता दूं, इनको क्या बोलते हैं, यही एक एक चीज बताते जा रहा हूं, ये याद रख लेना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आइरिश, आइरिश पेशी। आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था सबसे शरीर की सबसे सक्रिय पेशी कौन सी होती है, तो आप बोलोगे आइरिस होती है। मैंने आपको वहां लिखवाया था, तो मैंने कहा था मैं आगे बात करूंगा आइरिस के बारे में, ठीक है। अगली बात सुनो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर क्या होता है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक देख लो आप, ये लो, ये लो, ठीक है। ये आप सबको पता है क्या है, तो आपको पता है, इसको बोलते हैं, ये है लेंस, क्लियर। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, नीचे जुड़ा हुआ है जिनसे अगर मैं बात करूं, ऐसे मैंने सिंगल बना दिया है, इस तरीके से होती है इसके अंदर। और इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इनके बारे में याद रखना, इनको बोलते हैं सब पक्षमावी पेशी, पक्षमावी पेशियां या मसल्स, क्लियर है मेरी बात। अगली बात सुनो, सिलिएटेड मसल्स। अगली अगर मैं बात करूं क्या होता है, तो ये देखो आप, ये दिख रहा है मैंने एक अलग से भाग बनाया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं दृक तंत्रिका, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिक नर्व। क्या होता है, ये वो तंत्रिका है जिसके नेतृत्व का संबंध किसे होता है, आंखों से होता है, आंखों से जाके जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व या दृक तंत्रिका कहा जाता है, क्लियर। आपको पहले नाम याद रहने चाहिए दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूं, छुटकियों में याद रह जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, मैं अपने आप याद करा दूंगा। पहले काम ये
थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। एक तो बात हमेशा याद रखो दोस्तों, मैं बार बार भी चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन में एक बात बताऊं, जब मैं बोर्ड पर डायग्राम बना रहा हूं, जब मैं आपको समझा रहा हूं, तब आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में मत लाया करो कैसे समझ में आएगा, अरे यार इन्होंने तो इतने नाम लिख दिए कैसे हमारे पल्ले पड़ेंगे, उनको भूल जाया करो। मैं आपको 5-7 क्वेश्चन बताऊंगा, उनको याद रखना, एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे अगर आप मन से क्लास में रहोगे मौजूद तो मेरी बात को सुनना। अब मैं दोस्तों आता हूं इस नेत्र की बात करूं, क्या होता है क्या नहीं होता है क्या नहीं होता। मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि 3 परत होती है। पहले एक बार डायग्राम को दोबारा बता दूं, श्वेत पटल, रक्ताव पटल और दृष्टि पटल। उसके बाद मैंने कहा श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग है, ये कॉर्निया है। क्वेश्चंस में बाद में बताऊंगा एग्जाम में क्या पूछेगा। उसके बाद मैंने कहा ये 2 छड़ दिख रही हैं आपको, इनको बोलते हैं आइरिस पेशी। ये बीच में दिख रहा है ये लेंस है, और ये लेंस जिससे जुड़ा है उनको बोले पक्षमाभि पेशियां। ये मैंने कुछ तंत्रिकाएं निकाली जिनको दृक् तंत्रिका बोला है। आपको नहीं आए तो मैंने इंग्लिश नाम भी लिख दिया ऑप्टिक नर्व, जिससे ये नेत्र मस्तिष्क से जुड़ा होता है। आपको ध्यान हो तो जब तंत्रिका तंत्र पढ़ाया तो मैंने कहा मध्य मस्तिष्क का संबंध किससे होता है, आपको दृष्टि और श्रवण संबंधित, मतलब आपको किसी चीज को दिखाने का काम मस्तिष्क ही करेगा आपको, ठीक है, ये सूचनाएं पहुंचाएगा नहीं, तो उस हिसाब से। और फिर मैंने कहा इसके बारे में इतना मैं आपको बता चुका था क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब मैं आपको इस नेत्र को पढ़ाना चालू करता हूं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ इसके अंदर। सबसे पहले आपको अगर नेत्र की बात करूं तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए, साइंस में इतना पढ़ा है, लाइट से कल सीपीओ में 2 क्वेश्चन आए हैं सर, मैंने दोनों सही है। देखो कैलाश चंद ने एक कमेंट लिखा है कि सर मैंने आपको इतना पढ़ा है साइंस, सर लाइट से कल सीपीओ में 2 क्वेश्चन आए हैं सर, मैंने दोनों सही किए हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बात क्या बोला था मैंने आपको, मैंने तो ये कमेंट लिखा भी नहीं है, किसी कैलाश चंद्र ने लिखा है, ठीक है ना। उसने कल सीपीओ के एग्जाम है तो मैंने तो आके ये भी नहीं बताया कि, और आपको देखो एक बात सुनो, आप तो मुझसे अब जुड़े हुए भी हो ना, बहुत लोग मेरी फेसबुक आईडी से भी जुड़े हुए हैं आप तो, ठीक है, कहीं की भी आपने देखो मेरी आईडी पे भी आपको कम ऐड मिलेंगे, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि सर क्लास साल मुझे इतना, मैं देखो मुझे शौक है ही नहीं, मेरा एक साथ है, मुझे जब क्या मुझे देखो मैंने आपसे पहले भी कह दिया, मैं 1-2 शुरू में कोई कमेंट ओके होंगे कि ये बैच स्टार्ट, जो भी बहुत लोगों ने मुझसे कहा सर एक बार चालू कर दो, मुझे बता देना। उसके बाद आप देख लो कि 1 महीने से बैच चल भी रहा है, तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि बैच चल रहा है क्या नहीं करा, जो जुड़ना होता है वो अपने आप जुड़ जाता है, सबको अपनी अपनी मेहनत करनी है, अपन इतनी ज्यादा वो भी नहीं करते। सुन लो मेरी बात, एग्जाम आज कल सीपीयू में क्वेश्चन आए तो मैंने ये नहीं कहा सर लाइव देखो मैंने पढ़ाया था प्रकाश में से 2 क्वेश्चन आगे, नहीं, मैं तो जब पहले दिन चालू किया था ना तब मैंने ये कहा था कि 90% तो जो पढ़ाया उसमें से आएगा, 1% आ भी जाए तो भाई तुम्हारी किस्मत है, या तुम आएगा पढ़ाए हुए में से, फर्क इतना सा है कि आप कितना समझ पाते हो। तो जो चीज उसने लिखी उसको मैंने आपसे रिपीट कर दिया, देख लो 2 क्वेश्चन आए प्रकाश में से और क्वेश्चन आराम से सही, और तुमसे भी होंगे दोस्तों, मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बशर्ते आप ये समझ लो कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है, क्योंकि अपने पास ना शोबाजी है ना डेमोबाजी है। आप मेरी ऑफलाइन क्लास भी आप कभी आपका काम पड़ेगा या क्या नहीं होगा उसके बाद आपको पता चलेगा, वहां भी मेरा जैसा सेम स्थिति है, और आपको कुछ लोगों को पता भी चल रहा होगा, वैसे जिनको पता नहीं है, ऑनलाइन फील्ड पर मैं ऑफलाइन से 4 गुना ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऑफलाइन में इससे भी 4 गुना ज्यादा पढ़ा हूं, ऐसा नहीं है मैं हर जगह चेंज करता हूं, एक जैसा तो पढ़ाता कहीं भी नहीं हूं मैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग चेंज करता था। अब आपको पूछोगे यहां इतना देखो, इसलिए नहीं, अब मैं यहां पैसा नहीं दिख रहा हूं कि मैं क्यों 1199 में बैच चालू किया था, आप यहां मेरा मकसद क्या है, आपकी एग्जाम। अब आपके पैसे से हम कि मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके पैसे से क्या हो जाएगा, एक बात, एक बैच में हमको ज्यादा कम कुछ नहीं होता। अब मकसद ये है कि अब हम तुमसे कुछ वो नहीं कर सकते, अब हमारा मकसद है कि तुमको जितना दे सकते हैं वो दे दे, क्योंकि अब तुम्हारी दिसंबर में जनवरी में कभी भी एग्जाम हो तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं हो क्योंकि नहीं साहब हम इसके भरोसे बैठ जाए कहीं लेट हो जाए एग्जाम, तो एक अच्छा बैच बनेगा ऑफलाइन और अच्छा पढ़ाएंगे, लड़के जुड़ेंगे, अरे जुड़ेंगे जुड़ जाएंगे, किस्मत है, सब लोग किस्मत लिखा के आते हैं, तुम भी लिखा के आया हूं, मैं भी लिखा के आया हूं, मेरी जो किस्मत है ना कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, तुम क्या रोकोगे, समझ में आया, जो मेरी किस्मत में मुझे मिलेगा, जो तुम्हारी में जो तुमको मिलेगा, कोई किसी का नहीं बना सकता। बस फर्क इतना है कि आपको किस्मत आपको चेंज करनी है, आपको जीवन में जुड़ा रहना चाहिए। मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए ना, स्टूडेंट बहुत बार आपसे कहते हो कि मैं सर आप भगवान हो, मगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए तुम भगवान हो अगर दोस्तों, क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत करना भी बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि तुम हो जिससे हम हमारे कुछ इनकम होती है, और जिस बंदे का जिस चीज से धंधा होता है ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। जब वो इज्जत ही नहीं करेगा तो वो उसकी चीज जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा याद रखो, इसलिए मैं तुमसे हमेशा बोलता हूं बोलो दोस्तों, हाँ हमेशा अगर मुझसे क्लास में ऑफलाइन हाँ बोलो सर क्या पूछना चाह रहे हो, तो मैं हमेशा ऐसे ही क्यों क्यों मुझे भाई दोस्तों तुमसे तो हमारा फायदा है, और तुमसे अगर रूखा व्यवहार किया ना तो टीचर कभी सफल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम भाई क्या है। अब मुझे घमंड हो तो घमंड किसी को किसी चीज पे नहीं करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाने आ रहे ऐसे लाखों लोग पढ़े हैं मेरे जैसे पढ़ाने वाले, बस ये है कि भगवान की कृपा है कि तुम लोग मुझसे जुड़ जाओ, मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही है। कभी कभी मुझसे भी अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी, इसका मतलब वो खराब नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ समझाया आपको समझ में आ गया, तो ये तो सब तालमेल है, मैं इस चीज पर विश्वास करता नहीं। मैं तो इतना सा कहना था कि सीपीयू में 2 क्वेश्चन आए आराम से प्रकाश से लोगों से हो गए, आपसे भी होंगे दोस्तों, बस बशर्ते आप क्या है थोड़ा मोटिवेट रहिए, पढ़ाई पर 10-12 घंटे लगातार करते रहिए दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम की डेट का इंतजार मत करना, मैं थोड़ी सी आपको ये मैं फिर बोल दूं आपको, एग्जाम की डेट का इंतजार मत करना, कभी भी एग्जाम लग सकती है। ये मत सोचना सिलेबस की चिंता मत करना, चाहे मुझे 3-4 घंटे क्लास लेके करानी हो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। मैं जल्दीबाजी इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि जब तक आपको आराम से समझ में आ रहा है आराम से समझते रहो, कि कभी कभी जल्दीबाजी जबरदस्ती से कर दी तो कोई मतलब नहीं, समझ में नहीं आया तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। सिलेबस करने से फायदा नहीं है, सिलेबस को समझने से फायदा। वैसे भी फिजिक्स चल रही है तो ढंग से समझ में आए, तो तुम क्या करोगे, तुम डबल मेहनत करते रहो, 10 घंटे 12 घंटे जीवन है दोस्तों, 2-3 महीने कष्ट पालो, कोई बुराई नहीं है, मेहनत करो। आप खुद क्या जीवन बनेगा, किसी दूसरे का बनने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहो, लगे रहो, और अपने घर मोटिवेट रहो, अच्छा खाओ,
जिंदगी को जियो, ऐसे मत करो। अच्छा खाओ, अगर खाओगे तो अपना दिमाग काम करेगा, जो खाना है वो खाओ, बस बशर्ते ये देखो कि जो चीज हमें डिस्टर्ब करती है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेगा दोस्तों मोबाइल। मोबाइल को कुछ दिनों के लिए 2-3 महीने के लिए बंद कर दो, बिल्कुल थोड़ा पेशेंस दिखाओ, बिल्कुल यूट्यूब चालू ही मत करो, उसको यूट्यूब को डिलीट ही कर दो उसमें से, मोबाइल में से, ऐप में से यूट्यूब उस चीज को डिलीट करते जाओ, नहीं होगी ना। जैसे गेम होते हैं, गेम को डिलीट ही कर दो। गेम मैं खुद बताऊं, मुझे कुछ दिनों पहले, अगर मैं बात करूं 2-4 साल पहले, कुछ गेम का 1-2 गेम लिए तो उससे मुझे लगा यार इससे तो डिस्टर्ब था, डिलीट ही कर दो ना, क्या मतलब निकल रहा है। उस चीज को रखो मत, थोड़ी सी आप 2-4-1-2 महीने लगे। अब है ना, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम डेट का इंतजार मत करो दोस्तों कि एग्जाम आएगी, तैयारी नहीं। तुम तो सोचो 15 दिसंबर की एग्जाम है, पहले तो यही सोचो, फिर टारगेट दोबारा 15 दिसंबर की एग्जाम है, 15 तारीख की हमारी तो एग्जाम है, हम तो दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है, बस ये सोच के चलो। आप तो जो पढ़ रहे हो उसको आपके पास सब कुछ है पढ़ने का मैटर। ठीक है, ये तो सब प्लस में मिल रहा है आपको, जो आप जोड़ते रहो। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, कितना दिखाई दे रहा है 1/5 से 4/5 भाग क्या रहता है अंदर। अब मैं थोड़ा इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, मैं डिटेल से इसके बारे में बात करता हूं। अगर इस नेत्र की बात करूं, ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट बोलूं, मैंने कहा आपको 1/5 भाग दिखाई देता है, शेष 4/5 भाग अंदर रहता है। अगर इस नेत्र की बात करूं तो आप सबको पता है कि नेत्र 2 पलकों से घिरा होता है। पलक अगर मैं बात करूं मसल्स पेशियां होती है, इनसे द्वारा घिरा रहता है। लेकिन एक शब्द सुनो, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेत्र में एक पाई जाती है निमेशक झिल्ली। ठीक है, एक शब्द लिख रहा हूं, निमेशक झिल्ली। और मनुष्य की नेत्र में इस निमेशक झिल्ली का अभाव होता है। मनुष्य में निमेशक झिल्ली क्या होती है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, अनुपस्थित होती है। क्लियर, क्या होती है, अनुपस्थित। बात को समझ लेना, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सी संरचना नेत्र है जो मनुष्य के नेत्र में नहीं पाई जाती है, निमेशक झिल्ली। इसका मतलब निमेशक झिल्ली अनुपस्थित होती है, तो ये मनुष्य के अंदर कैसी होती है, तो आप बोलोगे अवशेषी होती है। अरे क्या होती है, अवशेषी होती है। ठीक है, और जो अवशेषी संरचना है ना, वो कौन सी संरचना है, उसका नाम क्या होता है, मैं पूरा क्लियर कर दूं, प्लीका सेमीन्यूलेरिस। प्लीका सेमीन्यूलेरिस, क्लियर है। अब मेरी बात को थोड़ा गौर करके सुनना, क्या बोला मैंने, ये शब्द सुनो। आपको मैं बताऊं, ये जो आपको अपनी नेत्र दिख रहा है, आपकी नेत्र का जो कॉर्निया है ना, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई झिल्ली नहीं है। आपका जो नेत्र का सफेद पार्ट, श्वेत पटल वगैरह, किसी पर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं है। जबकि खरगोश, अगर मैं बात करूं, खरगोश का जो नेत्र होता है, उस नेत्र के ऊपर एक तरह की झिल्ली होती है, एक तरह से लेयर होती है, ध्यान रखना, पारदर्शी सी, और झिल्ली का नाम क्या होता है, निमेशक झिल्ली। लेकिन अपने अंदर ये निमेशक झिल्ली अनुपस्थित होती है, कहने का मतलब अवशेषी होती है। तो एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सी संरचना है जो मनुष्य के नेत्र के अंदर अवशेषी होती है, या इनमें से कौन सी अवशेषी संरचना है, तो आपको ध्यान हो, नेत्र की नहीं बात कर रहा मैं, अवशेषी बोल रहा हूं डायरेक्ट। एक अपेंडिक्स लिखवाया था मैंने, था, क्लियर है। एक उनमें से एक ये भी याद रखना, निमेशक झिल्ली भी अवशेषी होती है। और जो अवशेषी पार्ट है, ठीक है, अवशेषी का मतलब क्या होता है, अवशेषी का मतलब वो अब निमेशक झिल्ली अनुपस्थित होती है, लेकिन इसका अवशेषी पार्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है, प्लीका सेमिनुलेरिस। क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये देखो सुनो, ये नेत्र है, क्लियर। अगर इस नेत्र की बात करूं तो मैं एक बात बताऊं, मुझे इस नेत्र का जो ये वाला भाग होता है, ये देखो, एक थोड़ा सा मैं बता दूं, हिंट दूं, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है कि इधर वाला, क्लियर। इससे अगर मैं बात करूं, ये नोज वाला पार्ट हो गया, तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। और इस उभरे हुए जो आपका नेत्र का, खूब गौर करके देखो, इधर वाला भाग थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये अंदर वाला भाग में कह रहा हूं उभरा हुआ होता है। इसी को क्या बोलते हैं, उभरे हुए भाग को, इसको बोला जाता है प्लीका सेमीन्यूलेरिस। जो कभी पूछा जाए कि निमेशक झिल्ली का अवशेषी पार्ट कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे, प्लीका सेमिनुलेरिस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है दोस्तों कि जो खरगोश के अंदर जो निमेशक झिल्ली निकलती है, वो इसे निकलती है। तो जहां से निमेशक झिल्ली खरगोश के अंदर भी निकलती है, वो संरचना अपने अंदर ये तो पाया जाता है, प्लीका सेमिनुलेरिस जो उसके अंदर पाया जाता है, लेकिन इससे क्या नहीं निकलती, लेयर नहीं निकलती है, इसलिए ये अवशेषी है। बात को समझ में आ गई आपको, क्लियर, याद रख लेना। तो हमेशा याद रख लो कि मनुष्य के नेत्र के अंदर निमेशक झिल्ली अवशेषी संरचना है या अनुपस्थित होती है, और इसका अवशेषी पार्ट कौन सा है, तो अवशेषी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्लीका सेमीन्यूलेरिस होता है, क्लियर। अगली बात सुनो, नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं दोस्तों। एक बात आप ये भी याद रख लेना, आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य अगर कभी पूछे कि मनुष्य का नेत्र कैसा होता है, सरल नेत्र होता है या संयुक्त नेत्र होता है, तो क्लियर याद रखना, मनुष्य का नेत्र होता है वो सरल नेत्र होता है। अरे कैसा होता है, सरल। ठीक है, आप पूछोगे सर मनुष्य का सरल है, तो बताओ संयुक्त का मतलब क्या होता है, कि संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है। मेरी बात को सुनो, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, थोड़ी बात को गौर करके सुनना कि संयुक्त नेत्र किसमें पाया जाता है। तो मैं बता दूं, संयुक्त नेत्र जो पाया जाता है, ये पाया जाता है कीट के अंदर। अरे किसके अंदर, कीट। और कीट किस संघ में आते हैं, तो आप सबको पता है कि कीट आते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अब तो आप इंटेलिजेंट हो मेरी दृष्टि से, तो ये पता होना चाहिए आपको। कीट के अंदर क्यों, संयुक्त नेत्र का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अपने नेत्र में एक खासियत होता है कि अपने नेत्र के अंदर जो बनता है, जैसे मैंने अपनी आंख नेत्र है, ये 2 आंख है, इनका एक का बंद कर लिया एक, तो एक आंख से भी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं। लेकिन कीट के अंदर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कीट के अंदर कैसा होता है, ये कीट की आंख समझ लो आप, ठीक है, और इसमें ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं, ऐसे ऐसे पोर्शन, ये समझ लो आप, तो ऐसे ऐसे पोर्शन, ये लो, ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं आंख के अंदर, एक तरह से समझ लो ये पूरी आंख है, इसमें ऐसे ऐसे पोर्शन होते हैं। अब क्या होता है कीट के अंदर, खासियत कीट के अंदर क्या होता है कि ये प्रत्येक भाग दिख रहा है, मैं डॉट डॉट लगाते जा रहा हूं, अलग कलर से लगा दूं मैं, जिससे आपको ये प्रत्येक भाग दिख रहा है, ये प्रत्येक भाग आपके, जैसे मुझे देखना है कीट को, तो मेरे अलग अलग पार्ट को देखेगा, एक नेत्र का प्रत्येक भाग अलग अलग पार्ट को देखेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आने वाली बात है कि ये कीट का ये वाला पार्ट है, ये वाला समझ लो, ये वाला मैंने बना दिया, ये पार्ट ने मेरा इधर वाला हिस्सा देख लिया, एक आंख देख ली, एक ने एक आंख देख ली, एक एक दिखा, ऐसे पूरा नहीं दिख रहा, कोई एक देख रहा है, कोई एक देख रहा है, कोई एक देख रहा है, अलग अलग पूरे शरीर के ये जो अलग अलग भाग है, सब अलग अलग पार्ट को लेकर नेत्र के पास जा रहे हैं।
और उनको फिर एक जगह मिला के और एक चकाचौंध वाला क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मैं फिर बात सुनो, शब्द को गौर दो, चकाचौंध वाला क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है एक तरह से। और चकाचौंध वाला बनता है तो वो ऐसा बनता है दिन के समय धुंधला सा दिखाई देता है, उनको धुंधला सा दिखाई देता है। इसलिए आपने कीट की एक खासियत देखी होगी, कीट रात्रि चर होते हैं। कोई पूछे कीट रात्रि चर क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं, उल्टा कीट को दिन में अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिन में जब प्रतिबिंब सब मिलते हैं तो उनको एक चकाचौंध वाला प्रतिबिंब मिलता है जो धुंधला दिखाई देता है, और जब रात में है तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है रात के अंदर। इसलिए कीट रात में गमन करते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा। ठीक है, कुछ बात आपके दिमाग में आ रही होगी, मैं अलग बात करूंगा आपसे। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसका मतलब कुछ समझ में आया आपको कि मैंने कहा कि कीट की आंख का जो प्रत्येक भाग है ना वो अलग तरह का प्रतिबिंब लेके जाता है अपने। अब मेरी बात को इससे दिक्कत क्या हुई कीट की आंख में, ये दिक्कत हुई दोस्तों कि ऐसा हुआ कि किसी कारण से कीट की एक आंख बंद कर दी, ये एक भाग ढक लिया आंख का, ये ढक दिया मैंने ऐसे। क्लियर? आप पूछोगे सर हाथ से कैसे ढकोगे, घबराओ मत, मैं ढक सकता हूं, ये समझो। अब मेरे पास अधिकार है, ये समझ लो मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ गई या कुछ ऐसा हो गया, मैंने तो ढक लिया या कोई कारण से, ठीक है, ये ढक लिया मैंने एक बार, इसका मतलब अब उसके पास स्पष्ट नहीं बनेगा, उस पर आधे भाग का ही प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अपने अंदर ऐसा है कि नहीं, अब वो जितने इनका बनेगा वो बनेगा, कोई स्पष्ट प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। लेकिन अपनी आंख के अंदर एक को बंद कर लिया जाए तो दूसरी से भी किसी चीज को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तो ये है, तो इसमें जो नेत्र है वो संयुक्त नेत्र है, और अपने अंदर सरल नेत्र है, और सरल नेत्र ही श्रेष्ठ होते हैं इस दृष्टि से। हाँ, एक बात और सुनो, कीट रात्रिचर होते हैं। अब आप एक दिमाग में बात सोचोगे, सर आपने ये कहा दिन में चकाचौंध वाला प्रतिबिंब है, और हम रात में देखते हैं कि जो कीट होते हैं जब हम लाइट जलाते हैं, आपने देखा तो कीट उसके पास भिनभिनाने लगते हैं। अरे देखा है ना ऐसा कि उसके पास सब जाके कीट क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप ये कहोगे कि सर ऐसा तो नहीं, उसके पास फिर आते क्यों है लाइट के पास, उनके पास अंतर है। उल्टा जब लाइट आती है ना तो वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर फिर वही चकाचौंध वाला प्रतिबिंब वाला जलता है, और एक तरह से वो गुमराह हो जाते हैं कीट, और उनको कुछ दिखाई नहीं देता है लाइट के अंदर, और उस लाइट के पास ही मंडराते रहते हैं, और सब कीट आकर लाइट के पास चकाचौंध वाला प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे वो मंडराते रहते हैं उस लाइट के पास। और आपने ऐसा जब देखा होगा इसीलिए कि जैसे ही आप लाइट बंद कर देते हो तो वो अपने रास्ते पर चले जाते हैं, इनका मतलब उनको रास्ता मिल जाता है। और जब लाइट जल जाती है तो वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, और चकाचौंध वाला प्रतिबिंब बनता है। इसीलिए रात्रि में जब लाइट जलाते हो तो कीट उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनको भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है एक तरह से। बात समझ में आई बात? तो ये ध्यान रख लेना। तो अब आपको ये मैंने केवल समझाने के लिए बोला था, अब आप काम की बात पे फिर आ जाओ। मैंने ये कहा कि मनुष्य की नेत्र होता है वो कैसा होता है, सरल नेत्र। अगली बात और सुनो, अगर नेत्र की बात करूं तो मैंने ये भी कहा दोस्तों कि नेत्र, एक बात और बता दूं आपको कि नेत्र मैंने कहा दो पलकों से घिरा होता है, ठीक है। लेकिन एक शब्द लिख रहा हूं, तुमने सुना हो तो सुना हो, नहीं सुना हो तो अब सुन लेना। एक शब्द लिखा कंजक्टिवा। कंजक्टिवा सुनो बात, ये पलक है, आपकी पलक है। ये आपको पता है, आपको मैंने एपिडर्मिस त्वचा की अगर मैं बात करूं लेयर होती है, परतों की लेयर होती है। इनमें सबसे नीचे जो होती है आपको पता है, आपको त्वचा सबसे कोमल त्वचा किसकी होती है, पलकों की होती है। पलकों में भी बात करूं ना, सबसे नीचे की जो परत होती है ना, जो इस ये पलक है, ये तो ऊपर की हुई, ऐसे आंख नीचे वाली परत होती है सबसे होती है, वो सबसे पतली परत होती है, उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। तो आप बोलोगे इसके बारे में सबसे पतली एपिडर्मिस किसकी होती है, तो आप बोलो कि पलक की, और पलक में भी किसकी, कंजक्टिवा की होती है। क्लियर? एपिडर्मिस, जैसे त्वचा की ऊपर की परत ये भी एपिडर्मिस है, एपिथेलियम ऊतक तो है लेकिन परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ऐसे ही ध्यान रख लो कि जो पलक है इनके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे पतली एपिडर्मिस होती है, वो कंजक्टिवा होती है। जो नेत्र के पलक की अगर मैं बात करूं उसकी सबसे नीचे की परत होती है जो श्वेत पटल से लगी होती है, ये समझ लो आप। तो श्वेत पटल से लगी हुई परत होती है, कौन सी होती है, कंजक्टिवा, सबसे पतली एपिडर्मिस इसी की होती है। क्लियर? अगली अगर मैं बात करूं नेत्र के बारे में, तो नेत्र के बारे में याद रखना कि नेत्र है, नेत्र 3 परतों से मिलकर बना होता है, 3 परतों से। मैंने पहले बोला कौन कौन सी 3 परत है, तो मैं आपको पहले लिख चुका हूं कि पहली परत है जिसका नाम होता है श्वेत पटल, दूसरी परत है उसका नाम है रक्ताभ पटल। अभी आप समझने की कोशिश करना, फिर एक बार मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, रक्ताभ पटल। और तीसरी परत है, अब मैं इसका इंग्लिश नाम ही लिख दूं क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे ही रहता है, नाम याद रहता है, रेटिना होता है। ठीक है, 3 परत बोल दी, श्वेत पटल, रक्ताभ पटल और रेटिना। ठीक है, आप सबको पता है। अब मैं सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूं, श्वेत पटल। श्वेत पटल की बात करूं तो श्वेत पटल के बारे में सबसे काम की बात याद रखना कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्वेत पटल है, अगर आपसे कहे कि नेत्र के सबसे बाहर वाली परत कौन सी होती है, मैं यही लिख दूं भी दूं इन बातों को। श्वेत पटल सबसे बाहर, ये क्या होती है, मध्य में, और ये रेटिना कौन सी होती है, ये आंतरिक परत होती है। तो पहले आपको क्वेश्चन मिल गए 3, सबसे बाहर पूछे नेत्र में, श्वेत पटल मध्य में पूछे, रक्ताभ आंतरिक पूछे, रेटिना। अगली बात आता हूं, अगर श्वेत पटल की बात करूं तो श्वेत पटल के ही उभरे हुए भाग को, बात को सुनना, हाँ, ये जो श्वेत पटल है सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, इसका जो उभरा हुआ भाग होता है, इसी को मैंने कहा था, इसी को क्या बोलते हैं, तो याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग क्या है, तो आप बोलोगे श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग होता है, उसी को बोला जाता है कॉर्निया। क्लियर? सबको पता है काला काला क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस कॉर्निया के बारे में एक बात ये भी याद रखना कि एग्जाम में पूछा जाए कि नेत्र दान करते समय, या आप पहले दान की बात छोड़ो, पहले एक बात ये भी याद रखना कि नेत्र में कभी भी पूछा जाए, नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किससे प्रवेश करता है, तो आप बोलोगे कॉर्निया से प्रवेश करता है। मैं लाइन को पूरा ही लिखता जा रहा हूं, किससे प्रवेश करता है, कॉर्निया से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना। क्यों बोला मैंने आपको, इस बात को सुनना। देखो एक बात सुनो, ये श्वेत पटल दिख रहा है सफेद सफेद सा है, ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है मैंने बोला, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। बात सुन लो मेरी बात,
अगर मैं बात करूं ये कॉर्निया वाला आप, तो इसका काम क्या है श्वेत पटल का? इसका तो ये काम है कि नेत्र की बाह्य जितनी भी चीजें उनसे सुरक्षा प्रदान करने का, कोई कचरा है, कोई कण पड़ गया तो उसको रोकने का काम ये श्वेत पटल कर लेता है, ठीक है ना। नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है ये काले वाले पार्ट में पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किससे प्रवेश करता है, तो आपके प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करता है? तो आप बोलोगे दोस्तों कॉर्निया से प्रवेश करता है। क्लियर? अगली बात सुनो, अगर आपसे पूछा जाए नेत्र दान करते समय, आप सबको पता है नेत्र दान करते समय नेत्र दान करते समय आपसे पूछा जाए किसका दान करते हैं, तो आप बोलोगे नेत्र दान करते समय कॉर्निया का दान करते हैं। किसका दान करते हैं? कॉर्निया का। तो ये बात भी याद रखना, किसका दान करते हैं, तो आप बोलोगे कॉर्निया का दान करते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, आप पूछ सकते हैं क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके शरीर में जितने भी ऐसे ऑर्गन हैं, डोनेट करने वाले ऑर्गन है, अगर मैं जैसे किडनी कर दिया, लीवर कर दिया, तो उनमें सबसे सरल तरीका, सबसे जो अच्छी तरीके से अगर मैं बात करूं, सबसे सरल तरीका है जो डोनेट करने का, वो तरीका है कॉर्निया का है। तो इसका क्योंकि इसके अंदर रुधिर वाहिकाओं का या ब्लड वेसल्स का अभाव होता है। बात को समझ लो, मैंने बोला ये डोनेट करने वाले जितने भी ऑर्गन, सबसे सरल, जब कोई ऐसा है जो 100% सक्सेसफुल होता है ना, वो कौन सा होता है? कॉर्निया ही होता है। ये बात याद रख लो, इस बात को। नेत्र दान करते समय कॉर्निया का, और इसका रीजन क्यों दान किया जाता है? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स का क्या होता है? अभाव होता है। देखो मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, ये कारण कहता हूं, इसमें ब्लड आता ही नहीं है। ब्लड वेसल्स का क्या होता है? अभाव। और ब्लड वेसल्स का अभाव होता है तो किसी के मरने के बाद इसको दान कर दे तो कोई इसी दिक्कत आती ही नहीं है। क्यों? मैं आपको बताऊं, आपको सर किडनी भी तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है किडनी सक्सेसफुल हो। आपको पता है जिस व्यक्ति से किडनी ली जाती है पहले तो उनका ब्लड ग्रुप ही मैच करते हैं, तो यहां ऐसी स्थिति है नहीं। ब्लड ग्रुप मैच करने का मतलब होता है कि जब आपको किडनी उस व्यक्ति की दी जाएगी तो आपका शरीर उसको लेने के लिए तैयार है या नहीं है, आपका इम्यूनो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे प्रति लड़ने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है सेम ब्लड ग्रुप का चेंज भी कर दी जाती है तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है शरीर, और चेंज करने के बाद भी जरूरी नहीं है सफल हो या नहीं हो। लेकिन कॉर्निया में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल होता है, और इसलिए क्योंकि इसमें रुधिर वाहिकाओं का अभाव होता है। इसलिए दोस्तों मेरी बात याद रख लेना, ये बहुत इंडिया के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंधेपन की, अगर मैं बात करूं ब्लाइंडनेस की, और बहुत से लोग अंधे हैं, और उस अंधेपन को दूर किया जा सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जितने भी इंडिया में लोग हैं, अगर वो लोग मरने के बाद अपने कॉर्निया को दान कर देना दोस्तों, तो ये समझ लो कि अपने देश के 60% लोगों का अंधापन दूर हो सकता है। 60% लोगों का, बात को समझा, बहुत बड़ा रेशो है, समझने वाली बात है। कभी कभी बहुत सी चीजें बताई जाती है, हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो मरने के बाद किसी की जिंदगी बचा ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको पता है कि रोशनी मिलना कितनी बड़ी बात होती है, और रोशनी शब्द ही ऐसा है, चाहे जीवन में मिले, आंखों से मिले, आपकी जिंदगी बने, सब जगह रोशनी की तो हर जगह जरूरत पड़ेगी, और इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये कॉर्निया ही वो चीज है। ठीक है, अगली बात सुनो, अगर मैं बात करूं तो कॉर्निया की मुझसे पूछा जाए 3 तरह के क्वेश्चन पूछ माने, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग कॉर्निया, नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किससे प्रवेश किया? कॉर्निया, और नेत्र दान करते समय किसका दान किया? तो आप बोलोगे कॉर्निया का दान करते हैं। ठीक है ना, अगली बात सुनो, अगली अगर मैं बात करूं तो अभी जरा आ जाओ, मैं यहीं से बात करता हूं इसमें। हाँ, कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बाद आपको ये 2 छड़ दिख रही हैं, ये देखो 2 छड़ बता दी मैंने, इनको बोलते हैं आयरिश पेशी। क्या बोलते हैं? आयरिश। इसका मतलब क्या है? आयरिश पेशी का मतलब होता है ये भी अपारदर्शी होती है, काले रंग की होती है, समझ लो आप, कहने का इनमें भी प्रकाश प्रवेश नहीं करता, तो आयरिश पेशी होती है। और इन आयरिश पेशियों के मध्य एक छिद्र होता है, ये वाला छिद्र दिख रहा है क्या? ये बीच में गैप दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मुझसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। मैं इसका नाम यहां लिख दूं, देखो ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल बोल दो, या मैं इसी का नाम एक और बोल दूं, तारा भी बोलते हैं, या ये भी नहीं सुना हो तो एक और सुना होगा लोगों ने नाम, पुतली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल, तारा या पुतली, तीनों इसी के नाम है। अब मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन बताता हूं मैं एग्जाम में क्या पूछता है। तो आपसे पूछा जाए कि आयरिस की पेशियों के मध्य, किसके मध्य? आयरिस की पेशियों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे प्यूपिल, अब पूरे नाम तारा या पुतली कहते हैं, मैं शॉर्ट में एक लिख दिया प्यूपिल, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बने, मैं क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूं, इनको सबको मैं एक बार में डायग्राम के साथ याद करा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपको, तो कभी पूछा जाए कि आयरिश की पेशियों के मध्य से छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे प्यूपिल, तारा या पुतली कहते हैं। क्लियर? क्या है प्यूपिल, तारा, पुतली? मैं आपको बता दूं, आपका जो कॉर्निया दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। इस कॉर्निया के बारे में एक बात याद रख लेना कि इस कॉर्निया को आप गौर से देखोगे तो इसके मध्य में भी आपको एक छिद्र दिखाई देगा, और छिद्र ऐसा होता रहता है, देखोगे आप इस तरीके से होता रहता है। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, ये कोई नेत्र हो गया, ये आपकी आंख हो गई, तो आपको बीच में भी आपको इस तरीके से एक छिद्र दिखाई देगा, ये देख लो। ठीक है, इस तरीके से ये वाला बीच वाला छिद्र, और ये इस तरीके से होता रहता है, और इसी को मैं क्या कह रहा हूं? इसी को बोलते हैं प्यूपिल कहते हैं। क्लियर? एक और सुनो, आयरिस का भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नेत्र में आने वाले प्रकाश को आयरिस नियंत्रित करता है। आयरिश पेशी क्या करती है? नियंत्रित करती है, बिल्कुल याद रख लेना। तो एग्जाम में पूछा जाए कि नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तो आप बोलोगे आयरिश पेशी करती है। क्लियर है? कैसे? देखो सुनो, इसका कारण क्या होता है मेरे दोस्तों? इसका कारण यह होता है कि जब नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश करता है तो ध्यान रख लेना, ये पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, और उस स्थिति में क्या होता है? ये जो बीच का छिद्र होता है ये छोटा हो जाता है।
कम हो जाता है और उस स्थिति में कम प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जब अंधकार का समय होता है, इवनिंग का समय होता है, शाम का समय होता है, जब प्रकाश कम होता है, तब उस स्थिति में ये छिद्र क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि पेशियां संकुचित होती है, आइरिस पेशियां। उस स्थिति में क्या होता है कि ये छिद्र बड़ा हो जाता है, तो ज्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश करता है और आपको चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप तो दो बातें याद रखोगे कि आइरिस की पेशियों के मध्य जो छिद्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे उसको बोला जाता है प्यूपिल, तारा या पुतली। और अगर पूछा जाए कि नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करती है, आइरिस पेशी। और आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, ये क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखवाऊंगा कि नेत्र में सबसे सक्रिय पेशी, शरीर की सबसे, नेत्र क्या, शरीर की सबसे सक्रिय पेशी कौन सी होती है, तो आप बोलोगे आइरिस होती है। कौन सी होती है, आइरिस। अगली बात सुनो, इसके बाद आपको पता है क्या है, लेंस है। तो लेंस के बारे में एक बात बता दूं, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, मैं अगला पॉइंट यहां लेता हूं, तो आपसे कहे, यही देख लो नेक्स्ट पॉइंट, अगर पूछे कि नेत्र में लेंस कौन सा होता है, नेत्र में लेंस, तो आप सबको पता है कि नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो लेंस होता है उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है ना। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है, क्या बोलोगे, उत्तल लेंस। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब या कहां बनता है, तो आप याद रखना, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप हमेशा याद रखोगे रेटिना पर बनता है। ये घिसे पिटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत पूछ लिए गए हैं। मैं आपको भी बताऊंगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं, ध्यान रख लेना। और क्या पूछे जाएंगे, ये पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं, वो बात अलग है। मैं अभी भी इनको कहूंगा घिसे पिटे क्वेश्चन है जो हमेशा याद है, सबको भी पता है। तो कभी पूछा जाए कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो क्या बोलोगे, रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ये भी पूछा जाए ना, तो हमेशा याद रखना वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, लेकिन साथ में उल्टा बनेगा। ये बात बहुत कंफ्यूज कर जाती है कभी कभी लोगों को। क्लियर, मेरी बात को सुनना। पहला क्वेश्चन, नेत्र में लेंस कौन सा होता है, उत्तर। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर। ठीक है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये बात हमेशा याद रखना। अभी तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एग्जाम तक तुम इस बात को जरूर सोचने लग जाते हो और गलती करने की कोशिश करते, यार वस्तु तो हमको सीधी दिखती है, उल्टा तो नहीं बनना चाहिए, लग जाते और गलती करने की कोशिश करते, यार वस्तु तो हमको सीधी दिखती है, उल्टा तो नहीं बनना चाहिए, कहीं सर नहीं गलत दिखा दियो। नहीं दोस्तों, वास्तविक और उल्टा ही बनता है। तो आप पूछोगे दिखती है, उल्टा तो नहीं बनना चाहिए, कहीं सर नहीं गलत दिखा दियो। नहीं दोस्तों, वास्तविक और उल्टा ही बनता है। तो आप पूछोगे सर वस्तु तो उल्टी दिखती नहीं है, तो फिर कैसे बन गया, तो बात को सुनो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ये नेत्र है ना, इसके रेटिना पर प्रतिबिंब तो वास्तविक और उल्टा ही बनता है रेटिना पर, लेकिन इस रेटिना का संबंध इन दृक तंत्रिका, ये बताइए मैंने, दृक तंत्रिका दिख रही है, दृक तंत्रिका, इनके द्वारा मस्तिष्क से होता है। फिर मस्तिष्क के द्वारा वस्तु को जैसा है वैसा दिखाने का काम किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। इसलिए तुमसे मेरे दोस्त कभी भी पूछा जाए कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा याद रखोगे वास्तविक और उल्टा ही बनता है। ठीक है, मेरी बात क्लियर, बात समझ में आई। अगली बात पर आ जाओ। ठीक है, हाँ, वास्तविक और उल्टा बन गया। अगली बात और सुनो आप एग्जाम के बारे में। अगर इस नेत्र की बात करूं तो नेत्र में दो प्रकार की, कितने प्रकार की, दो। पहले आप एक बात करो, इस क्वेश्चन को लिखाने से पहले मैं दो बात बता देता हूं, है ना। एक बात और सुन लो मेरी बात। हाँ देखो, इधर देख लो आप, मैं एक पॉइंट यहां लिख रहा हूं, इसको, ये देखो ये वाला पॉइंट, और इसका नाम भी इधर लिख दूं, इसको बोलते हैं पीत बिंदु, या इसको इंग्लिश में भी याद रख लेना, येलो स्पॉट। ठीक मेरे दोस्त। और एक बिंदु मैं यहां बना रहा हूं, इसको मैं अलग कलर का बना दूं, ये ग्रीन ले लिया, इधर बना दिया। और ये कौन सा हो गया, तो इसको मैं लिख दूं, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। और ये क्या होता है तो मैं बता दूं, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, दो बिंदु देख लो, एक अंध बिंदु है और एक पीत बिंदु। क्या मतलब होता है, याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन, रेटिना का वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ये याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं परिभाषा, रेटिना का वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या कहते हैं, तो हमेशा याद रखना, उसको बोलते हैं पीत बिंदु। मतलब ये रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इनमें से भी रेटिना का वह बिंदु जहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से वस्तु दिखाई देती है, तो वो बोलोगे पीत बिंदु। और रेटिना का वह बिंदु जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो कौन सा होता है, अंध। नाम ही अंध, अंध मतलब अंधापन, ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। और ये दृक तंत्रिका होती है, इनके ऊपर ही पॉइंट होता है, मैंने डायग्राम में बता दिया। क्लियर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इधर लिख देता हूं इन बात को। मैंने ये बोला कि अगर पूछा जाए, दो शब्द मैंने आपसे बोल दिए हैं, याद रख लेना। पहला शब्द एक मैंने बोला है पीत बिंदु, ठीक है, जिसको मैंने कह दिया येलो स्पॉट। क्लियर, क्या है, रेटिना का वह बिंदु जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब, शॉर्ट में लिख दूं, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरा अगर मुझसे पूछा जाए तो दूसरा है अंध बिंदु, और इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, मैं बता दूं, पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है, इतना लिख दिया, नहीं बनता है। क्लियर है मेरी बात। तो रेटिना का वह बिंदु जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है,
सर कॉर्निया का हिंदी नाम क्या है? यार मुझे भी भाई हिंदी नाम कॉर्निया का पता ही नहीं है, कॉर्निया ही है मेरे हिसाब से हिंदी नाम, और कोई आपको पता हो हिंदी नाम, आपको कॉर्निया याद रखना है, एग्जाम में किसी भी सूरत में इसका हिंदी नाम आएगा ही नहीं, 101%, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। तो पीत बिंदु, रेटिना का वह बिंदु जहां सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता उसको अंध बिंदु। अब मेरी बात को फिर इंपॉर्टेंट बात फिर बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए और एसएससी के लिए, मेरी बात को सुनो। जो नेत्र है ना, इस नेत्र में दो प्रकार की संवेदी कोशिका होती हैं। संवेदी कोशिका का मतलब होता है सेंसरी सेल, सेंसरी सेल का मतलब तुरंत एक्टिव होती हैं। दो प्रकार की क्या होती हैं? संवेदी कोशिका होती हैं। कौन कौन सी? क्लियर, याद रखना। एक होती है जिसको क्या बोलते हैं? एक होती है जिसको बोलते हैं सलाका, क्लियर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉड, इंग्लिश नाम भी याद रखोगे ना। और दूसरी कौन सी होती है तो याद रखना, उसका नाम होता है शंकु, और इसको बोलते हैं कौन। आपने देखा होगा ज्यादातर मैं जहां हिंदी नाम और इंग्लिश नाम लिखा देता हूं तो इसका मतलब वो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, वो बिल्कुल याद रखना। तो सलाका और शंकु है। तो एग्जाम में पूछे कि नेत्र में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं कौन कौन सी, आप बोलोगे सलाका और शंकु। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना क्या काम करती है। मैं इनका अलग ही पेन यूज दे रहा हूं, आप याद रखना। सलाका, इनका कार्य क्या है? तो ये प्रकाश व अंधकार में अंतर करती हैं या विविध करती हैं, क्लियर। और शंकु किस क्या काम करती है? तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर करती है। अरे मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सुनना, बहुत अच्छी तरह, मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो अब तक मैंने क्वेश्चन बोले सब रटे पेटे क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये कुछ नए क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हैं, लेकिन अभी भी आप इन लोग चीजों पर इतना जोर नहीं दिया है, आपको ध्यान नहीं हुआ। एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जाए, इनमें से कुछ अभी नहीं पूछी है, वो भी ध्यान रखना, पूछी जा सकती है। तो एक बात सुनो, सलाका क्या होती है? तो इस तरीके की छड़ होती है नेत्र के अंदर में, आपको इस तरीके की रॉड इसलिए बोला है छड़नुमा होती है। शंकु मतलब इस तरीके का होता है, क्लियर, इस तरह की कोशिका होती है, शंकु बोलती है। इस तरह की उनको क्या बोलेंगे? सलाका। अब काम की बात सुनो, अगर मैं बात करूं काफी संख्या में होती है, अगर मुझसे पूछा जाए ये 1600 लाख के समथिंग होती है, ये 12 लाख के समथिंग होती है शंकु। अगर इनके बारे में बात करूं तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश व अंधकार में विभेद करने का या अंतर करने का काम कौन करती है, एग्जाम में पूछे तो आप बोलोगे सलाका करती है। या आपसे पूछे कि तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर, अगर तेज प्रकाश है कौन सा कलर है, रंगों में अंतर करने का काम कौन करती है? शंकु। और सुनो मेरी बात, फिर थोड़ा और सुनो, दो तरीके तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसी बात, ये इसी की बात है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखना, अंधकार में वस्तु दिखाई देने का कारण अगर पूछे ना तो क्या होती है? सलाका। प्रकाश और अंधकार में विभेद करती है, इसका मतलब यही होता है भाई कि इनका, इस सलाकाओं का ही काम होता है कि इनको पता चल जाता है कि अब अंधकार का समय है या प्रकाश का समय। तो प्रकाश के समय तो इनको स्पष्ट नहीं होता, अंधकार में किसी वस्तु को स्पष्ट देखना होता है, कौन कर दिखाती है? सलाका। जबकि शंकु की बात करूं तो इसके बारे में याद रखना, तीव्र प्रकाश में रंगों में मतलब दिन में, यह भी याद रखना, दिन में वस्तु के दिखाई देने का कारण क्या होती है? देने का कारण क्या होती है? तो क्लियर, याद रखना शंकु होती है। तो आपको ये बात को समझ में आ रही होगी मेरी बात सर? हाँ सर, हमारे अरे विनोद कुमार मीना ने लिखा है हमारे यहाँ तो सूर्य निकल रहा है। बिल्कुल गजब, क्या बात है, मैं सारा सलाह का शंकु पे लगा हुआ हूँ, ये अभी सूर्य निकाल रहा है। बस फिर तुम सुधरोगे तो नहीं भाई, ये तो बात मान लो है ना। तुम इधर आ जाओ, मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो? फिर मैं अपनी टॉपिक पे आ जाता हूँ, क्योंकि हाँ बात को सुनो। तो कभी आपसे पूछा जाए कि अंधकार में, मेरी बात को गौर करके समझना दोस्तों, बहुत बार गलतियां होती हैं, मैं इसलिए लाइन को और क्लियर खुलता जा रहा हूं। 4 तरह के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। प्रकाश में अंधकार में अंतर करने का काम सलाका, अंधकार में किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण सलाका, तीव्र प्रकाश में रंगों में अंतर करने का काम शंकु, और दिन में भी किसी वस्तु का दिखाई देने का कारण क्या है? शंकु। इसलिए, और या मैं ये कहूं, आपको पता हो कि उल्लू में क्या पाई जाती है? सलाका। उल्लू को रात में दिखाई देता है, आपको पता है, इसका मतलब उल्लू में क्या अनुपस्थित होती है? शंकु अनुपस्थित होती है। अरे एक बात तो ये होती है कि रट लिया कि उल्लू में शंकु अनुपस्थित होती है, और एक बात ये होती है कि बात जब समझ में ही आ गई तो आप आराम से बात समझ में आ गई। जब मैंने कहा था कि दिन में किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण शंकु होती है, इसका मतलब शंकु पाए ही नहीं जाते। तो याद रख लेना इस बात को, उल्लू में सलाका पाई जाती है, शंकु लो अनुपस्थित हैं। ये लो, ये भी लिख दिया पूरा, थोड़ा इसको सही लिख दूं यार। अब क्या मेरी जान लोगे कि तुम? मुझे बताओ, क्या सब बात बता दी आपको? एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। हाँ, एनिमल्स आई चमकती, चमकने दो, चमकाएंगे उनको भी, पहले यही चमक लो। अब ठीक है ना? हाँ मेरी बात को सुनना। देखो एक बात समझना, चमकने करने का, किसी की नीली बुरी आंखें दिखने की देने का कारण, सबके अंदर एक मेलेनिन रंगा कण पाए जाते हैं। कौन से? मेलेनिन नहीं, मेलेनिन और पाए जाते हैं नेत्र के अंदर, जो रक्तापटल के कारण आते हैं। इसलिए किसी की आंखें नीली बुरी आंख या चमकीली होती है, वो उससे एक संबंध होता है। लेकिन अभी मेरी बात को गौर करके रखो, मेरी बात अभी यही पूरी नहीं हुई है, बात को समझना। मैंने कहा नेत्र में 2 प्रकार की संवेदी कोशिका है, एक सलाका और एक शंकु। सलाकाओं के बारे में मैंने कहा प्रकाश में अंधकार में अंतर करती है, और अंधकार में किसी वस्तु के दिखाई देने का कारण होती है। शंकु की बात करूं तो दिन में वस्तु के दिखाई देने का कारण और तीव्र प्रकाश में रंगों का अंतर करती है। और सुनो मेरी बात, मैं थोड़ा सा और इसको बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात। अगर इस सलाका की बात करूं, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया शंकु। अगर इस सलाके की बात करूं तो सलाका के बारे में याद रखना, इसके अंदर एक बैंगनी रंग का वर्णक मतलब पिगमेंट, वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है। अब देखो एग्जाम में आपको बताता हूं, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों,
मैं फिर बोल रहा हूं, और मेरे हिसाब से रेलवे का भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक एग्जाम में तो ये पूछा गया था कि शलाकाओं के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम क्या है, रोडोप्सिन। और एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जो शलाकाओं के अंदर जो रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है, तो बैंगनी होता है। ये देखो काम की बात, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बस यही है, हमको वो ढूंढना है जो लोगों से अलग करे, ठीक है ना। तो कभी पूछा जाए कि शलाकाओं के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन, आपको ध्यान हो तो मैंने विटामिन ए पढ़ाया था, तो मैंने कहा था नेत्र में थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में। वो कहते हैं विटामिन ए रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है, इसी के रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है, जो किसमें पाया जाता है, शलाकाओं में पाया जाता है, बैंगनी रंग का वर्णक होता है। जबकि अगर इस शंकु की बात करूं तो शंकु के अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों, तो क्लियर याद रखना, इसका भी नाम बता दूं, उसका नाम होता है आयोडोप्सिन। अब यही दोस्तों बात होती है, लोगों को रोडोप्सिन पता होता है, अब रोडोप्सिन पूछ लिया तो जरूरी थोड़ी रोडोप्सिन पूछा, ये पूछ ले कि शंकु में कौन सा होता है, आप उठा के देखिए ना, पढ़ने वालों को देखिए, उसमें पता चल जाएगा आपको क्या लिखाए गए कि नहीं लिखवाए गए। तो कभी पूछा जाए कि शंकु में कौन सा, या आपको मुझसे पूछ जाए ना, तुमको यही ढूंढना होता है, ये मेरी नहीं या और किसी की भी आप सोच सकते हो, आपको पढ़ाई में ये भी देखना होता है कि हम कितनी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। बहुत बार हम ऐसी चीजें पढ़े होते हैं कि पोच नेत्र में आंसू निकलते हैं और ये होता है और ये होता है, ये मूवी में ऐसा चल, अरे इनको क्या एग्जाम में थोड़ी पूछने वाला है, इसमें आपको पता है ना। हम 1 घंटे से नेत्र को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तो 10 लाइनें इसकी पढ़ रहे हैं, सब लाइनें वो लिखवाई हैं जो एग्जाम में आई हुई है। इतना डिस्कस करने का टाइम क्या उन फालतू चीजों में निकल जाते हैं जो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती दोस्तों। एग्जाम में आप कोई पॉइंट लिखवाएं, आप बुकों को उठा के देखिए, बुक में मिले हुए पॉइंट है, चाहे वो 11th की में हो, 12th की में हो, मैं सब जगह से अगर मैं बात करूं, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। तुम्हारी ये रामायण नहीं पूछने वाला क्या होता है क्या नहीं होता है, आपसे काम की बात पूछने वाला है। तो वो हमेशा याद रख लो एग्जाम के अंदर कि शंकु और शलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया है, शंकु में वर्णक आयोडोप्सिन और शलाका में वर्णक होता है रोडोप्सिन। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। एक और बात सुनो, शंकु शलाका तो हो गई, एक डायग्राम के बारे में एक बात बता दूं, आपको सबको पता है कि जो कॉर्निया है और इसके बारे में बात करूं और ये लेंस है, इसके बीच में आपको देखा होगा इस तरीके का एक जलीय द्रव भी भरा होता है, पता है ना सबको। इस द्रव को क्या बोलते हैं, तो ये जो जलीय द्रव, ये जलीय द्रव होता है। ठीक है, एक्वस बोलते हैं, जलीय द्रव होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके मध्य जो द्रव भरा रहता है, इसके बाद किसके मध्य, लेंस और रेटिना के मध्य, इस द्रव को क्या बोलते हैं, तो इसका भी नाम बहुत सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं काचाभ द्रव, विट्रस फ्लूइड। क्लियर है। अब मेरी बात को फिर सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरह के बन गए, तो आपसे कभी पूछा जाए कॉर्निया, कभी कभी इसको काचाभ बता देते हो, इसको ऐसे गलती कर देते हो क्योंकि काचाभ भी नाम याद रह जाता है आपको, तो ये ध्यान रखो कौन सा कहां पाया जाता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव होता है वो कौन सा होता है, जलीय द्रव होता है, और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव होता है वो कौन सा होता है, काचाभ द्रव होता है, ठीक है ना। इसलिए एक बात मैं आपको बताऊं क्लियर करके, आपने एक बात देखा होगा इस जलीय द्रव के बारे में कि नमकीन होता है क्योंकि इसमें NaCl भी होता है। और एक वैसे नेत्र के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, देखो सुनो, हाँ ये देखो मेरे दोस्त, हाँ दोस्तों, आपने एक बात देखी होगी नेत्र के बारे में, ये समझो आप, आपको देखा होगा आपने आपकी नेत्र के बारे में, तो यहाँ एक पॉइंट होता है इस जगह पर, देखो अब बहुत गौर करके देखो ना, आपको सब कुछ दिखती है, ये जगह एक बिंदु सा होता है, इस जगह आप नेत्र देखोगे जिसमें से पानी सा निकलता रहता है, ठीक है। जब कभी भी आंसू आते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जल निकलता रहता है, लेकिन आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति रोता रहता है तो रोते समय उसके आंख से आंसू भी निकलते हैं और नाक से पानी भी निकलता रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति रो रहा है तो आंख से आंसू भी निकल रहे हैं, पानी निकल रहे हैं, ऐसा क्या संबंध है भाई, तो इसका संबंध ये भी होता है कि पानी निकलता है ना, इसका संबंध इस नाक से भी होता है, ये यहाँ के इसके थ्रू ये नाक से होकर भी बाहर निकलता है जली, और ये हमेशा सबके अंदर होता रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ जो अश्रु ग्रंथियां होती है, अगर मैं बात करूं जो लैक्राइमल ग्रंथि वगैरह होती हैं, वो अश्रु ग्रंथियां से पानी होता है, वो इन नाक के थ्रू भी आपके क्या निकलता रहता है, बाहर निकलता रहता है। कभी किसी की आंख से पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा लगना है, तो किसी कारण से इस छिद्र में अगर कचरा आ गया, कोई आ गया, कभी कभी मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा आपको पता है इस बात का कहां चलेगा, इस बात का पता चलेगा कि जब कोई शिशु पैदा होता है, जन्म हुआ होता है, तो जन्म होने के बाद कभी कभी आपने शिशु के अंदर एक नॉर्मल प्रॉब्लम देखोगे। आज किसी की शादी होगी तो आप देख लेगा, किसी नहीं होगी तो अब आगे होगी तो याद रखेगा मेरी बात। तो जब बच्चा जब पैदा होने के बाद उसका जो साल भर का पीरियड होता है, उसके पैदा होने के बाद उस बीच में कैसी आती है, कभी कभी किसी बच्चों को, बहुत बच्चों को होती है, ये भी बता दूं ज्यादातर बच्चों को, कि उसकी आंख से पानी आता ही रहता है ज्यादा। तो आप उस डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर उसे कभी ये नहीं कहेगा, ये गोली, कोई इलाज नहीं है उसका, एक ही इलाज है, वो डॉक्टर ये कहेगा कि जो अश्रु ग्रंथियां है इससे आंसू इसकी नाक के थ्रू बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसकी नाक, तो वो कहता है इसको यहां से दबाते रहो बार बार, उसको मसल्स को इसको यहां दबाते रहो, बार बार दबाते रहोगे, इसको करते रहो, इसकी मालिश करते रहो, तो अपने आप ही महीने 2 महीने में वो सही हो जाती है प्रॉब्लम। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि अरे क्या हो गया, आंख लाल होगी, वो तो ध्यान रखो, पर वो अपने आप ही सही हो जाती है, वो क्योंकि इसके साथ नाक के साथ संबंध रहता है, ठीक है ना। ये देखा होगा मूवी वगैरह में, तो आपने देखा होगा हीरोइन वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो आंसू की जगह बहुत रोती वगैरह है तो ग्लिसरीन का उपयोग कर लिए, अंतर है, आंसू तो लिक्विड होता है वो निकल जाता है, लेकिन हीरोइन का देखा होगा आंसू, आप नाटक वगैरह देखना, वो आंसू टपकता है तो धीरे धीरे टपकता ही रहता है, दिखना भी तो चाहिए, रो रहे हैं, मजा ही क्या पता ही नहीं चले, तो ग्लिसरीन का आंसू होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कृत्रिम आंसू बोलते हैं, किसका होता है, तो ग्लिसरीन का होता है। साबुन पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर जब बताऊंगा इस बात को, ठीक है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी है इसके अंदर। एक बात और मैं ये भी बता रहा, तो ये सॉरी मैंने ये बातें आपको बता दी, तो यहां अश्रु यहां पॉइंट होता है, उससे आंसू निकलते हैं और जिनके बारे में आप मुझे बता दूं। अगली बात अगर मैं बात करूं तो ये बात आप क्लियर रूप से याद रखना, ये आपको पता होनी चाहिए नेत्र के बारे में। अब मैं इसको जितनी भी बातें बोली है ना एक बार, अब मैं इन सब बातों को नेत्र में यहां से चालू करता हूं, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, आपको कितना पता है कितना नहीं पता सुनना, आपसे एग्जाम में पूछा, क्वेश्चंस वाइज पूछ रहा हूं, आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नेत्र का हमको कितना भाग दिखाई देता है, तो आप बोलोगे 1/5, कितना भाग अंदर रहता है, तो आप बोलोगे 4/5 भाग, क्लियर। सेकंड पॉइंट, आपसे पूछा जाए
कि अगर आपसे कहे कि मनुष्य के नेत्र में इनमें से कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है, अवशेषी होती है, तो आप बोलोगे निमेषक झिल्ली। अरे कौन सी झिल्ली? निमेषक झिल्ली होती है, और इस निमेषक झिल्ली का अवशेषी पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे प्लीका सेमिन्यूलरिस बोलते हैं, जो मनुष्य में अनुपस्थित होती है। आपसे पूछे मनुष्य का नेत्र कैसा होता है, तो आप बोलोगे सरल नेत्र होता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पतली एपिडर्मिस किसकी होती है, तो आप बोलोगे कंजक्टिवा की होती है। ये थोड़ा पॉइंट है जो याद रखने पड़ेंगे। और आपसे पूछा जाए, अब यहीं आ जाओ दोबारा, आपसे कहे कि नेत्र कितनी परतों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे 3, पहली श्वेत, दूसरी रक्ताभ और तीसरी दृष्टिपटल। इसी को देख के बता दो। आपसे पूछे इस श्वेत पटल के उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे कॉर्निया। मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉर्निया। आपसे कहे कि नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किससे प्रवेश करता है? कॉर्निया से। मैं बोल रहा हूं, आप घर पे ही उस बात को साथ में रखो। क्या पूछ रहे हैं? नेत्र में सर्वप्रथम प्रकाश किससे प्रवेश करता है? कॉर्निया से। नेत्र दान करते समय किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। क्यों दान कर सकते हैं? क्योंकि रुधिर वाहिका अनुपस्थित होती है। दोस्तों एक बात याद रखना, होगा एग्जाम के अंदर, बहुत पूछ लिया है कि नेत्र दान करते समय कॉर्निया का दान किया जाता है। इसी चीज को किसी दिन ऐसा होगा एग्जाम को देख लेना आप, आगे नहीं, आज नहीं हो, 2 साल बाद हो जाए, 4 साल, पूछेगा कि नेत्र दान करते समय कॉर्निया का दान क्यों किया जाता है, तब आप बोलोगे क्योंकि रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती है। अगली बात, नेत्र में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने का काम कौन करती है? आइरिस पेशी। आइरिस की पेशियों के मध्य जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल, तारा या पुतली। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस के द्वारा नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और कैसा? उल्टा। अगर पूछा जाए कि नेत्र का वह बिंदु जहां कोई वस्तु सबसे स्पष्ट दिखती है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे पीत बिंदु या येलो स्पॉट, और जहां वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है उसको क्या बोलते हैं? तो अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। क्लियर है दोस्त? अगली बात सुनो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एग्जाम में फिर बात को सुनना, क्या कि मैंने ये कहा कि कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा द्रव होता है? जलीय। और लेंस और इसके मध्य दृष्टिपटल के बीच में कौन सा द्रव होता है? तो आप बोलोगे काचाभ द्रव। उसके बाद मैंने कहा कि नेत्र में 2 प्रकार की संवेदी कोशिका होती है, एक शलाका और एक कौन सी? शंकु। शलाका प्रकाश में अंधकार में अंतर करती है, शंकु तीव्र प्रकाश में अंतर करती है। अंधकार में दिखाई देने का कारण शलाका है और दिन में दिखाई देने का कारण शंकु है, इसलिए उल्लू में केवल शलाका पाई जाती है जबकि शंकु अनुपस्थित होती है। मैंने यह भी कह दिया दोस्तों कि शलाकाओं के अंदर बैंगनी रंग का वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है, जबकि शंकु में वर्णक पाया जाता है वो आयोडोप्सिन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ये ध्यान रखना, ये बात आपको एग्जाम में, ये मेरे हिसाब से आयोडोप्सिन सफेद रंग का होता है, तो ये बात बिल्कुल याद रख लेना, तो कभी पूछा जाए या ध्यान रखने वाली बात है। अब मेरी बात को कभी एग्जाम में पूछा जाए, ये मैंने आपको नेत्र बताया है, आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए और एग्जाम में इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे एक बात बता देना, मैं यहां ये भी बता दूं, जब आपकी आंख सामने देखती है ना, क्षैतिज में देखती है किसी वस्तु को, तो कितने एंगल पर देख सकती है? तो याद रख लेना क्षैतिज में। नेत्र क्षैतिज दिशा में 150 डिग्री एंगल पर देख सकती है। 150 डिग्री के एंगल में जितनी चीजें वो देख सकती है, ठीक है ना। एक बात सुनना, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, कितने समय तक रहता है? तो आप बोलोगे 0.1 सेकंड तक या 1/10, बात एक ही है ना, 0.1 सेकंड। आप कोई वस्तु है 0.1 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब रहता है, उसको हटा भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, छोटे मोटे वैसे क्वेश्चन है जो आपको पता रहने वाले हैं। अगली बात आ जाओ, एक बात फिर आपका लास्ट, द्रक तंत्रिका का कार्य। मैंने दोस्तों पहले कह दिया, द्रक तंत्रिका का काम कुछ नहीं है। द्रक तंत्रिका का कार्य है कि जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन गया, उनको मस्तिष्क पर ले जाता है सूचनाओं को, फिर मस्तिष्क है उस वस्तु को दिखाने का काम, जैसी है वस्तु वैसी दिखाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको लास्ट एंड फाइनल इस टॉपिक का एक पॉइंट बता दूं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और वो है नेत्र दोष, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, नेत्र दोष पढ़ने से पहले मैं 2 बातें डायरेक्ट लिख दूं आपको। कभी भी पूछा जाए कि नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर पर होता है। और कभी पूछा जाए कि नेत्र का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है, आप सबको पता होगा, तो वो होता है अनंत पर, इन्फिनिटी पर। क्लियर? कहने का मतलब समझो, आपको दूर की वस्तु की तो कोई सीमा नहीं है, अगर मुझसे पूछा जाए तो इसलिए अनंत लिखा। आपको सूर्य चंद्रमा दिखते हैं आपको ढंग से, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर बोला। बात को समझो मेरी बात। आपने वैसे भी देखा होगा दोस्तों कि जब कोई वस्तु ज्यादा आपके पास लाई जाए तो आपको स्पष्ट दिखती नहीं है, मतलब आपको कोई वस्तु स्पष्ट देखनी है ना, तो कम से कम नेत्र उसकी 25 सेंटीमीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में कि नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु पूछे तो कितनी दूरी पर होता है, तो आप बोलोगे अनंत पर। अब आ जाओ एग्जाम में, नेत्र दोष की बात करूं तो नेत्र दोष नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? तो फर्स्ट की बात करूं, पहला कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं, पहला दोष होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्लियर? इसका इंग्लिश नाम जरूर याद रखोगे, इसी को बोलते हैं मायोपिया। हाँ, जरूर याद नहीं, 100% याद रखोगे। एग्जाम में ऐसा होगा, ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष हिंदी में देगा ही नहीं, आपको इंग्लिश भी मायोपिया देगा और हिंदी में भी मायोपिया लिख के दे देगा, तो इसको आप शब्द को याद ही रख लेना, ठीक है। और एक और दोष, पहले 2 दोषों के बारे में बता रहा हूं, एक और लिख देता हूं, पहले चलो निकट पे ही बात कर रहा हूं। चलो निकट दृष्टि दोष, दिमाग खोल के इस बात को सुन लेना, जो दोष दिख रहा है ना वो नहीं है, बस समझ लो। निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब इसमें निकट आ रहा है, तो इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कुछ समझ में आ गया आपको? तो मेरी क्या बोला, ये बोल रहा है ना वही नहीं है दोस्त, ये समझ लो एग्जाम में। निकट दृष्टि दोस्त, तो इसका मतलब निकट की वस्तु तो कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो आप क्या लिखोगे इसमें? शॉर्ट में लिखूं, निकट की तो स्पष्ट और दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, ये देखो, आपको ध्यान हो तो ये मैंने अभी नेत्र बनाया था तो एक तरह से रेटिना बना दिया, और मैंने ये बना दिया लेंस। क्लियर है? इसमें दोस्तों होता क्या है,
नॉर्मली किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपको पता है कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। लेकिन इस दोष में क्या होता है, ये प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ये देख लो इस जगह बन गया, बनना कहां चाहिए था, रेटिना पर। जब तक आपकी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो आप समझ लो आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो काम की बात ये आती है कि रेटिना से क्या बन गया, पहले। अब देखो इसका निकट दृष्टि दोष नाम क्यों रखा गया, वो इसीलिए गया कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस के क्या आ गया, निकट आ गया। इस लेंस के निकट नहीं आया क्या, तो कोई उल्टा नहीं किया था नाम, वो तो नाम दिया ही यहां से गया था, निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ रही है, वो तो फिर परिभाषा तो जो थी वो थी। तो ये बात याद रखो कि निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, तो आप बोलोगे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं ऐसे लिख दूं प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप बोलोगे रेटिना से पहले बनता है, ठीक है। हाँ भाई, इसमें फोकस दूरी जब पहले बनता है तो याद रखना फोकस दूरी कम हो जाती है या घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में ये भी याद रखना, फोकस दूरी भी क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखना क्योंकि पास आ गया, निकट आ गया, इस कारण से। और अगर पूछे समाधान, फिर समाधान क्या है, तो आप बोलोगे आपको ध्यान हो तो निकट दृष्टि दोष के समाधान में जिस लेंस का उपयोग किया गया था वो लेंस कौन सा था, अवतल लेंस। होता क्या है, जो मैंने अभी आपको दोष बताया था इस तरीके से, जब प्रतिबिंब पहले बन रहा था तो इसके आगे एक अवतल लेंस ऐसे लगा दिया जाता है जिससे दोबारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनने लग जाता है, रेटिना पर। तो क्लियर याद रखना आपको, ये नॉर्मली पता है सबको, तो आप इतना याद रख लेना। ये देखो सबको पता है, पॉइंट टू पॉइंट आप याद रख लो। आप तो कि निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और फोकस दूरी घट जाती है। साथ ही समाधान में किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। क्लियर मेरे दोस्त, सबको पता होना चाहिए। अगली बात, सेकंड नंबर का दूसरा ले लूं, तो दूसरा नंबर का है उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। क्लियर, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसी का नाम होता है, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। मैं 100% बोल रहा हूं, बार बार है ना कि एग्जाम में आपसे इंग्लिश नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ये आपकी बात है। सेम स्थिति रहेगी, क्या दिक्कत है इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उल्टा कर दो उसका। दूर दूर है तो दूर की वस्तु स्पष्ट, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो क्या बोलोगे, दूर की वस्तु कैसी दिखती है, स्पष्ट, और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, बात को समझो। तो मैंने कहा दूर की वस्तु स्पष्ट होती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट आपको बता दूं इसकी दूरदृष्टि दोष के बाद में। हाँ बताओ, प्रतिबिंब कहां बनेगा दोस्तों, अब तो आप बता दोगे ना, प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, यहां देख लो कुछ भी नहीं है, ये वही लेंस हो गया। प्रतिबिंब रेटिना बने तो स्पष्ट, लेकिन यहां क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनने लग जाता है नाम इस गया, लेंस से दूर हो गया, इसलिए प्रतिबिंब का नाम क्या था, दूरदृष्टि दोष, इस दोष को बोला गया। हाँ भाई, रेटिना की भी। हाँ फोकस दूरी बताओ, फोकस दूरी घट जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो दूर चला गया तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, अगली बात, समाधान बताओ। समाधान क्या करोगे, समाधान कौन सा लेंस लोगे, दूर है तो 3 अक्षर वाला ले लो, इसमें 2 अक्षर है। कौन सा लेंस लोगे, उत्तल लेंस। भूल भी जाओ तो मैंने बताया था आपको, कौन सा लेंस लोगे, उत्तल लेंस। वही आगे उत्तल लेंस लगा दिया जाता है जिससे दोबारा प्रतिबिंब कहां बनने लग जाता है, तो दोबारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लग जाता है। ठीक है ना, अगली बात सुनो। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा। तो तीसरा कभी पूछा जाए आपसे तो एक बात याद रखना, तीसरे रंग का होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, हाँ क्या करोगे, उसमें नहीं ज्यादा दृष्टि। देखो जरा अवस्था बुढ़ापे की अवस्था होती है, आप सबको पता है, और बूढ़े व्यक्तियों में एक दोष होता है, इनको निकट व दूर दोनों स्थितियों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बात को सुनना, ना तो निकट की दिख रही है ना दूर की दिखती है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो काम की बात यह है, निकट व दूर दोनों स्थितियों की वस्तु, दोनों स्थितियों की वस्तु, स्थितियों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ना निकट की दिखेगी ना दूर की दिखेगी। क्लियर, हाँ तो फिर क्या हुआ, आप पूछोगे सर फिर क्या करना है, समाधान। ठीक है, तो आप बोलोगे समाधान में ड्यूफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अरे कौन सा लेंस, ड्यूफॉक्सी, इंग्लिश नाम भी याद रख लेना, वाई फोकल का, वाई फोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बात को समझो अब आप। हाँ आप ये कभी ये थोड़ी कहोगे
कि साहब इसमें प्रतिबिंब कहां बनेगा, भूल के भी मत बोलना, क्योंकि निकट दूर दोनों स्थितियों की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। प्रतिबिंब रेटिना से पहले भी बनेगा, रेटिना के पीछे भी बनेगा। आप पूछोगे सर ये क्या हुआ, तो आप एक टाइम में एक ही तो काम करोगे, या तो आप दूर की वस्तु देखोगे या निकट की देखोगे। निकट की देखोगे तो नीचे करोगे ना आंख, और दूर की देखोगे तो सामने करोगे, तो एक बार में एक काम करोगे, आप दो नहीं करते हो। तो आप दूर, अगर मैं बात करूं, इसलिए मैं कह रहा हूं रेटिना से पहले बनेगा और बाद में बनेगा, तो ये तो कभी पूछने वाला ही नहीं है आपसे बात, इसलिए मैंने लिखाया नहीं। तो आपसे तो ये पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो व्यक्ति को निकट और दूर दोनों स्थितियों की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात, समाधान में कैसा लेंस का उपयोग करते हैं, ड्यूफॉक्सी। इस लेंस का मतलब क्या है तो मैं आपको समझा दूं। ये लेंस ऐसा होता है, ये कोई चश्मा हो गया, ठीक है, और इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। देखो इस तरीके से, इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर होता है ना वो तो अवतल लेंस होता है, और नीचे की ओर होता है वो उत्तल लेंस। याद रख लेना, एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा, ड्यूफॉक्सी लेंस में होता है ऊपर अवतल नीचे अवतल, ऊपर उत्तल नीचे उत्तल, ऊपर उत्तल नीचे अवतल, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। तो हमेशा याद रखना ऊपर अवतल होगा नीचे उत्तल होगा, ठीक है ना। एक ही लेंस, एक में ही दोनों है, अवतल भी है एक ही चश्मे में, उत्तल है। देखा होगा दोस्तों आपने, कुछ बूढ़े व्यक्तियों के चश्मे देखे होंगे, नीचे चश्मे के नीचे गोला सा बना होता है, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाता है आपको कि ये उसमें कैसे। आपको देखो सुनो, हाँ आप कहोगे सर ये फिक्स कैसे कि अवतल ऊपर हो नीचे उत्तल। देखो बात समझो मेरी बात, आपको देखा होगा कि जब हमको दूर की वस्तु स्पष्ट देखनी थी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, और मुझे जब दूर की वस्तु स्पष्ट देखनी थी तो मैं किसका लेंस का उपयोग कर रहा था, अवतल। अब मुझे एक बात बताओ, मैं जब दूर की वस्तु देखूंगा तो आंख को सीधा रखूंगा कि नीचे रखूंगा, सीधा रखूंगा, तो सीधा रखूंगा तो ऊपर मेरा कौन सा लेंस होना चाहिए, अवतल। और जब मुझे निकट की वस्तु देखनी होगी, यहां निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है इसके अंदर, तो निकट की वस्तु देखनी होगी तो मैं उत्तल, और निकट देखूंगा तो मैं आपको क्या करूंगा, नीचे करूंगा, तो नीचे इसलिए नीचे उत्तल लेंस होता है। तो ये बात हमेशा याद रख लेना कि जरा दृष्टि दोष में ऊपर अवतल और नीचे उत्तल होता है। क्लियर दोस्त, अब मेरी बात को फिर सुन लेना। अगला आता हूं, इसके बाद एक लास्ट एंड फाइनल, एक चौथे प्रकार का और सुनना आप, और वो कौन सा है, दृष्टि वैषम्य दोष। चलो एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, और इस दोष में क्या होता है मुझे आप आंसर दोगे। अब चलो आज आप आंसर दो, ये एलडीसी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको वहां भी बहुत लोगों को बताया था, बहुत लोगों ने ये कि एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताते नहीं है, और आपकी बुक में था, किस बुक में था मैं बताऊंगा आपको। अब मुझे दृष्टि वैषम्य दोष में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे आप बताइए, प्रॉब्लम बताइए, समाधान मत बताना, मुझे प्रॉब्लम बताइए आप। दृष्टि वैषम्य दोष में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होती है ये बताओ, जल्दी बताओ मुझे। हाँ भाई कमेंट करो जल्दी। एक भी बंदे का कमेंट नहीं आया अब तक। दृष्टि वैषम्य दोष में क्या प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए, प्रॉब्लम। हाँ, आशीष कुमार ने लिखा है, हाँ कुछ लोगों को बता दिया है, वो लोग तो बता रहे हैं, अक्षय चौहान ने भी। रेटिना प्रॉब्लम, हाँ देखो अब मेरी बात को सुनो, क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस दोष में बहुत लोगों ने सही भी लिखा है। इस दोष में क्या होता है कि व्यक्ति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, ठीक है, रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। लेकिन थोड़ा अंतर है भाई, ये लाइन को मैं अगर पूरा बोलूं तो इसका मतलब ये होता है समान दूरी पर रखी। ऐसा नहीं है क्षैतिज रेखाएं दिख लेगा, ऊर्ध्वाधर है उसको पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं, समान दूरी पर, एक जगह पर समान दूरी पर क्षैतिज भी रेखाएं, ऊर्ध्वाधर भी, क्षैतिज मतलब तरीके से, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, इस तरीके से अगर रेखाएं तो उनमें क्या नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, मिक्सिंग हो जाती है उस स्थिति में। और इस दोष को क्या बोलते हैं, दृष्टि वैषम्य दोष, और यह दोष कॉर्निया की साइज में अनियमितता के कारण होता है दोस्तों, ये बात याद रख लेना। लेकिन काम की बात आती है समाधान, और अगर पूछा जाए कि इस दोष के समाधान के अंदर किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो इस दोष के अंदर समाधान होता है, उसके अंदर जिस लेंस का उपयोग करते हैं वो लेंस होता है बेलनाकार लेंस। अरे कौन सा लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है, और इसी को बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात याद रख लेना। कोई आपसे दो ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें दृष्टि वैषम्य में, कि इसमें क्या होता है तो क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं करता है, और समाधान में बेलनाकार लेंस में बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाता है, उन्हीं में उत्तल अवतल का यूज करते हैं बेलनाकार लेंसों में भी। तो याद रख लेना, दृष्टि वैषम्य दोष में इस तरीके का ध्यान रखने वाली बात थी, एग्जाम में पूछ लिया जाए। एक आपने, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूं, नोट डाल के आपसे कोई कभी पूछा जाए, एक मोतियाबिंद होता है ना, ये दोष नहीं है भाई, ये आंख की प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं मोतियाबिंद में क्या होता है, आपने देखा होगा एक जाला सा बन जाता है आंखें मोतियाबिंद के, एक एज के बाद व्यक्ति की क्या होती है, कमजोर हो जाती है स्थिति, वो उस बात को ध्यान रखना आंखें। तो उस स्थिति में कभी ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद में, उसके इलाज में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप याद रख लेना, मोतियाबिंद में इलाज में किसका लेंस का इंट्रा ऑक्यूलर लेंस बोलते हैं,
इंट्राओक्यूलर लेंस का। तो कभी पूछा जाए मोतियाबिंद में किसका होता है तो आप बोलोगे इंट्राओक्यूलर लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी होता है तो उस स्थिति में जब सफेद सा स्पॉट से बनने लग जाते हैं, उस स्थिति में अगर मैं बात करूं पता भी उसी से चलता है, तो नॉर्मली वैसे ये पुरानी धारणा को बंद कर देना कि बहुत बार होता है कि पक जाता है मोतियाबिंद जब अच्छा रहता है, वो गलत बात है भाई। उससे तो उल्टा ऐसी स्थिति पर ऑपरेशन ही नहीं होता है। उसको अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है उसको पहले ही दिखा के उसको सही करा लिया जाए और कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है, आराम से ऑपरेशन हो जाता है, व्यक्ति को आराम से बहुत अच्छा दिखने लग जाता है बूढ़े व्यक्तियों को। तो ये बात याद रख लेना एग्जाम के अंदर। अब आप देख लो मुझे मेरे दोस्तों, मैं आपको कम से कम 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे, मुझे तो ये भी याद नहीं है, 4-5 दिन से 1.5 घंटे की क्लास लगातार चल रही थी। और आपको पता है मैं लगातार आपको एक ही टॉपिक पढ़ाया है प्रकाश। और क्यों पढ़ाया तो कल आपको पता है कि सीपीओ में 2 क्वेश्चन आए, तो आपसे भी मैंने पहले दिन ही बोल दिया कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और वैसे भी टॉपिक 2 नहीं 3 भी बन सकते हैं दोस्तों, 3 तक क्वेश्चन बनते हैं। इसके कारण होता है टॉपिक को ये भी समझना होता है, टॉपिक एक है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन पार्ट हो गए। कैसे कि नेत्र है ना दोस्त, ये अलग से पार्ट हो गया एक तरह से, ये अलग से ही टॉपिक होगा। अगर मैं उससे कहूं तो मैं एक अलग से सिलेबस में लिख देता कि नेत्र, बहुत बार सिलेबस बढ़ाते हैं वैसे ही बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली पार्ट इसी का था, लेकिन ये टॉपिक तो बढ़ गया ना, अलग टॉपिक है नेत्र और वो अलग है। तो इसके अंदर इसीलिए मैंने कहा 3 तरह के। तो 3 तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो दर्पण, लेंस, अपवर्तन और परावर्तन, ये एक अलग पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। एक जो घटनाएं थी प्रकीर्णन, इन धनुष प्रतिकरण, एक उसमें से बन सकता है। और तीसरा क्वेश्चन नेत्र वाले में से बन सकता है। इसलिए मैंने आपको इस नेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, बता दिया है। जो एग्जामों में जितना आ सकता था वो मैंने बता दिया है। उसके बाद कल से मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसके अंदर, और वही 10th क्लास का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत इलेक्ट्रिक। मैं उसके बारे में बात करूंगा आपसे एग्जाम की दृष्टि से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं बता दूंगा, बस बशर्ते अब यहां भी कुछ लोग सोचें कि सर ये रह गया वो रह गया। तो कोई भी चीज अगर आपको ऐसा लगे, मेरे हिसाब से तो इससे बाहर आना नहीं चाहिए, इसके बाद भी लगे आपको तो आप टॉपिक मिल गया, आप 2-4 पॉइंट अपने हिसाब से भी एक्स्ट्रा ऐड करके रख सकते हो। आपको पता चल रहा है आपका जो टाइमिंग का क्लास है, जितने दिन मुझे क्लास लेनी थी उससे मैं ज्यादा ही चल रहा हूं, उससे ज्यादा आपको पता है। मैंने अगर बात करूं 80 डेज का टारगेट, वैसा 80 डेज तो आपके हो ही जाएंगे अभी कुछ दिनों में, ठीक है। ये क्लास से आपकी 100 या 120 के करीब क्लास पहुंचेंगी, लेकिन अपन को नहीं, मैं इसलिए इसका बढ़ाने के बाद भी मैं उन्हीं चीजों को पढ़ा पाऊंगा जो अच्छी चीजें होंगी और जो एग्जाम में 90% आएंगी। 80 नहीं, मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस करा दिया, आपका सिलेबस है एनसीईआरटी का, इतना आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं हो तो पूछ लेना, जब आपको मैं इतना पढ़ाता ना तब जब आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता अगर मुझसे पूछा जाए तो, ठीक है ना। कम से कम ये बैच अगर मुझसे पूछा जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, इतना तो कम से कम साइंस की फीस ऑनलाइन में भी मैं कम से कम 2000 या 1500 रुपए से कम रखता ही नहीं, ये बात याद रख लो। लेकिन इस समय पैसे की बात आती ही नहीं है, क्योंकि इस समय मेन बात आती है तुम्हारे एग्जाम की, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेरे पास दोबारा आओ। वो अलग बात है कि एग्जाम 4 महीने बाद 5 महीने बाद लगे और दोबारा तुमको प्रैक्टिस का मौका मिले, तुम कर सकते हो, क्या नहीं करो वो आगे की बात है। मेरा मकसद है कि आज दिसंबर जनवरी में भी एग्जाम हो तो तुम पूरी तरीके से तैयार होकर ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जाए। बस इतना है कि जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए और टॉपिक पे ध्यान दीजिए। कम से कम 8 या 10 घंटे की क्लास प्रकाश पढ़ाने के बाद अब जाके आपका एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ है प्रकाश, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।